ये कहानी है गियस नाम के एक बंदे की, जो कि एक ऐसे वर्ल्ड में रहता है जहाँ पर के गॉड्स द्वारा कुछ क्वेस्ट मिलती हैं लोगों को जन्म से ही, जिसके अकॉर्डिंग की पावर्स मिलती हैं। लेकिन गियस के पास में 3 क्वेस्ट की पावर्स एक साथ में होती हैं, लेकिन लोगों के पास में केवल एक की होती है। यहाँ तक कि इतना पावरफुल होता है कि एक ही अटैक के साथ में वह ड्रैगन को भी खत्म कर सकता है। लेकिन वह फिर भी लास्ट जो क्वेस्ट होता है परफेक्ट माना जाता है, उसको लेना चाहता है, और जो कि केवल जन्म से मिलती हैं, इसीलिए इस तरह से तो वह उसे ले नहीं सकता है। इसलिए एक फॉरबिडन स्पेल को अपने ऊपर ही कास्ट करता है, जिससे कि वह रिवर्थ हो सके और दोबारा से जब वह जन्म ले तो एक परफेक्ट क्वेस्ट के साथ में हो। यहाँ तक कि अपनी 3 क्वेस्ट को भी इस तरह से बस गवा देता है। नेक्स्ट हजारों साल बाद जब उसका जन्म हुआ होता है तो उसके पास में वही परफेक्ट क्वेस्ट होता है जिसका वह सपना देख रहा था इतने टाइम से। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चलता है अब इस वर्ल्ड के अंदर जो बाकी क्वेस्ट है उनको पावरफुल माना जाता है। ये चौथा क्वेस्ट है, उसको एक फेलियर को क्वेस्ट माना जाता है, सबसे ज्यादा बिगेस्ट बंदा माना जाता है इस क्वेस्ट के साथ में। और अब वह भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि आखिर न्यू क्वेस्ट के साथ में उसकी जो लाइफ है वह किस तरह से जाने वाली है और किस तरह से अब मैजिक अकेडमी के अंदर एंट्री ले पाएगा, जिससे कि वह इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा और भी जान पाए। नेक्स्ट एक मर्चेंट के साथ में जाने लगता है कैपिटल की तरफ, जहां पर कि वह मैजिक एकेडमी में एडमिट हो सके। लेकिन अचानक से उसे महसूस होता है कि कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। सामने से तभी एक जाइंट क्लेमिटी लेवल का एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे मर्चेंट डरने लगता है। लेकिन उसके करने से कुछ पहले ही सामने देखता है तो पहले से ही मैथ्यू ने उसको ढेर कर दिया होता है। उसके पास बेसिक सबसे लोएस्ट रैंक का क्वेस्ट होता है, लेकिन वह दिखाता है कि वह कितना स्ट्रांग है। और जब वह कैपिटल के अंदर पहुंच जाता है, जो कि एक काफी पीसफुल जगह होती है, जिसके बाद वह एक ब्लैक स्मिथ के शॉप पर जाता है जहाँ पर कुछ वेपन स्वार्ड वगैरह खरीद सके। लेकिन आलमा नाम की एक गर्ल जहाँ पर की ब्लैक स्मिथ से बहस कर रही होती है कि उसकी स्वार्ड को वह इंचांटेड कर दे, लेकिन वह मना कर रहा होता है। इतनी ज्यादा जोर से बोल रही होती है कि मैथ्यू को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर मिल रहा होता है, इसलिए पहले उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचता है। उसके पास जाकर बताता है कि उस प्रॉब्लम वह सॉल्व कर देगा, उसके पास चौथा क्वेस्ट है। लेकिन इस बात पर ब्लैक स्मिथ कहता है कि तुम्हारे जो क्वेस्ट है उसके साथ में तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आलमा होती है उस पर अपना बिलीव रखती है और कहती ठीक है, इस पेल के साथ में अपनी स्वार्ड को इंचांटेड कराना चाहती है। जिसके बाद वे दोनों लोग एक दूसरे को अपने बारे इंट्रोडक्शन देते हैं और वे काफी फ्रेंडली भी हो जाते हैं। लेकिन तब यहाँ पर ल्यूरी नाम की एक गर्ल आती है और जिसको एक बार देखने के बाद उसको वह पसंद आ गई होती है। इसी से काफी ऑकवर्ड होता है उससे इंट्रोडक्शन देने के लिए भी। लेकिन उसको देखने के बाद आलमा बताती है कि जो स्वार्ड है जिसको तुम्हें इंचांटेड करने के लिए कहा गया है वह इसकी ल्यूरी की ही स्वार्ड है। वह काफी एक्साइटेड रहता है, सोचता अपना बेस्ट देगा पूरा, जिससे कि वह उससे इंप्रेस्ड हो जाए। लेकिन दोनों इस तरह से काफी ऑकवर्डली बात कर रहे होते हैं कि जिसे देखकर एल्मा कहती ये क्या, उससे भी इतनी फॉर्मली बात कर रहा था, लेकिन उसके साथ में ऐसे बात कर रहा है जो जेलस होती है। लेकिन लूरी भी काफी ऑकवर्ड महसूस कर रही होती है, अपने इंट्रोडक्शन देती है और कहती है वह सिंगल है, मतलब शायद वह भी अब मैथ्यू को पसंद करने लगी होती है। और जिसके बाद वह लूरी की स्वार्ड में उस पीरियल को लगा देता है और उसको एन्चांटेड भी कर देता है कुछ सेकंड्स के अंदर ही। जिस बार लूरी को देता है और कहता है एक बार उसको चेक करके देखनी चाहिए। लेकिन जब उसको चेक करती तो बाई मिस्टेकली वह टेबल को एक बटर की तरह काट देती है। ये देखकर तो शॉप ओनर भी शॉक्ड जाता है कि आखिर ये कैसे किया। मैथ्यू ने केवल कुछ सेकंड के ही अंदर उसको इतना चाइंटेड कर दिया कि एक हाई लेवल स्वार्ड में बदल गई, और जो कि काफी ज्यादा ही इंप्रेसिव होता है, मतलब काफी ज्यादा हाई लेवल बंदा है। और नेक्स्ट वह मैजिक एकेडमी के इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गया होता है, जहां पर कि वह लूरी और आलमा दोनों गर्ल से भी मिल जाता है। और वह सच में काफी ज्यादा ही अभी भी अट्रैक्टेड हो रहा होता है लूरी की तरफ। लूरी की जो स्वार्ड होती है वह इतनी हाई लेवल की, इसीलिए आसानी से ही इस टेस्ट को पास कर लेती है अपने एग्जामर के खिलाफ। लेकिन जब बारी आई होती है मैथ्यू की, जिसके सामने एक न्यू एग्जामर आया होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसके फादर का एक क्लोज फ्रेंड होता है, इसीलिए वह खुद ही देखना चाहता है कि किस तरह की स्किल्स को जानता है मैथ्यू और वह किस तरह से अपने फादर से सीखा है, वह भी एक बार जानना चाहता है। और कहते दी तुमने मुझे इंप्रेस कर दिया, तो आगे के जो भी टेस्ट होने वाले हैं तुम्हारे, उसके लिए मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगा कि तुमको उनमें पास कर दी जाए, कैसे भी रिजल्ट आए, इसलिए तैयार होना। लेकिन इस चीज़ के लिए तो वह पहले से तैयार होता है और वैसे भी वह आसानी से सारे जो भी टेस्ट होने वालों को क्लियर कर ही सकता है, तो उसे नहीं लगता है कि किसी की रिकमेंडेशन जरूरत है। लेकिन तुरंत ही अपनी स्वार्ड को लेकर दौड़ने लगता है और अपने इंचांटमेंट में यूज करके उस पर अटैक करता है। और तुरंत ही पहले अटैक के साथ में ही वह उस एग्जामिनर के ऊपर हावी हो जाता है, जिसके बाद उसे पास कर दी जाता है। और फिर तीनों जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी मैजिक इंकांटेशन की बारी आई होती है। 3 लोग खड़े होते हैं अपने टारगेट के सामने। यहाँ पे पहले लूरी आती है और जहाँ पर एक मैजिक की स्पेल को इंकांट करती है, जिसकी इंचांटमेंट के बाद वह शूट करती है। वह समझ जाता है इस वर्ल्ड के अंदर कोई मैजिक इंचांटमेंट के बाद ही मैजिक को शूट कर पा रहा है, और जिसके बाद ही स्पेल को यूज करता है। यहाँ पर स्पेल यूज करना जरूरी है। लेकिन जब उसकी बारी आई होती है थोड़ा शॉक्ड होता है कि इस तरह से वह उस टारगेट तक थोड़ी सी दूरी लग रही है, उस तक पहुंच पाएगी उसकी स्पेल। इसीलिए वह सोचता है चलो क्यों ना अपने पावर
पावरफुल स्पेल कोई इंचांटमेंट करनी चाहिए। इसलिए स्पेल को इंचांटमेंट करना स्टार्ट करता है, लेकिन जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जो पूरे ग्राउंड को ब्लास्ट करने के लिए काफी होती है। और अब मैं पास भी हो चुका होता है और एंटर हो जाता है अकेडमी के अंदर, और जहाँ पर कि आलमा और लूरी वे दोनों गर्ल्स भी होती हैं, उनका भी एडमिशन हो चुका होता है। वे लोग पास कर चुके थे हर एक टेस्ट के लिए, लेकिन वह अभी भी काफी यदि अट्रैक्टेड हो रहा होता है लूरी की तरफ। वैसे ये गलत भी है, बिकॉज वे देखा जाए तो सोल की तरफ से 40 ईयर्स का होता है और अभी वह केवल 20 ईयर्स का बॉडी की तरफ से है। नेक्स्ट वहाँ पर एडवर्ड आते हैं जो कि उनके एक प्रोफेसर होते हैं और सभी लोगों के लिए एक स्पीच देते हैं। कहते हैं तुम सभी लोगों के पास एक ही रास्ता है जो कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा मैजिक में प्रैक्टिस करके। यही एक लौता रास्ता है जिससे तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। लेकिन नेक्स्ट वे कहते हैं मैथ्यू से कि वे इसको ऑफिस में आकर मिलकर सोच रहा होता है शायद उसने कुछ तो गड़बड़ कर दी है। लेकिन जब ऑफिस में गया होता है तो वहाँ पर तो कुछ अलग ही होता है। वहाँ पर प्रोफेसर होते हैं, वह कहते हैं कि तुम एक बेस्ट स्टूडेंट बनने वाले हो हमारे अकेडमी के अंदर। जिस तरह की तुम्हारी परफॉर्मेंस है, यहाँ तक कि तुम उस मैजिक को भी कास्ट कर सकती हो, बिना किसी इनकैंटेशन के मैजिक को भी कास्ट कर सकती हो, जो कि सैकड़ों हजारों सालों पहले ही लुप्त हो चुका है, जिसको कोई अभी नहीं कर सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम और स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस मैजिक के बारे में सिखाओ और तुम ये साबित कर सको कि बिना इनकांटेशन का जो मैजिक होता है वह कितना ज़्यादा बेहतर होता है इनकांटेशन से। और बताने लगते हैं अपने अकॉर्डिंग जो रॉयल मैजिक अकेडमी है वो वह किस तरह से दो भागों में बटी हुई है। जो फर्स्ट रॉयल मैजिक अकेडमी है उन्होंने कुछ नियम से बनाए हैं, उसी अकॉर्डिंग जो प्रोफेसर्स हैं वह सारे स्टूडेंट्स को मैजिक सिखा रहे हैं और जो कि इनकांटेशन द्वारा मैजिक है। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम प्रोफेसर्स को भी उस मैजिक को यूज करना सिखाओ बिना किसी इनकांटेशन के, और जिससे कि जो टीचर्स हैं वह भी और भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस मैजिक के बारे में सिखा सकें जो कि तुम उनको सिखाओगे। वह भी उसकी बात पर तुरंत हाँ कह देता है, तो टीचर्स भी काफी एक्साइटेड होते हैं। उन सभी टीचर्स को वह अपने मैजिक के बारे में बेसिक सिखा देता है, जिसके बाद वे स्कूल की पहले दिन ही उस एकेडमी का एक गेस्ट टीचर बन चुका होता है, जहाँ पर कि वह बिना स्पेल यूज किए मैजिक कैसे यूज किया जाता है उसका एक बार यूज करके दिखाता है। जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको यूज करने लगे होते हैं, उनको भी काफी अच्छा लगा होता है, जिसमें काफी स्टूडेंट्स कामयाब भी हो रहे होते हैं और सारे स्टूडेंट्स होते हैं काफी प्रॉमिसिंग भी होते हैं, काफी अच्छा करके दिखा रहे होते हैं। यहाँ तक कि आलमा वह भी इस मैजिक को यूज कर पा रही होती है और काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर रही होती है। लेकिन दिखाता है लूरी जो कि इसमें थोड़ा स्ट्रगल कर रही होती है, तो उसको हेल्प करता है, जिसका मैजिक भी अब खत्म हो चुका होता है, इसीलिए वो उसके हाथ को पकड़ता है और जिसके बाद अपने अंदर से वो उसके अंदर मैजिक को ट्रांसफर करने लगा होता है। और यहाँ यही एक रास्ता होता है। और नेक्स्ट एक मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि इंटरमीडिएट मैजिक कॉम्पिटिशन होता है स्टार्ट हो चुका होता है। तीनों फ्रेंड्स एक जगह पर होते हैं, बात कर रहे होता है कि किस तरह से उनकी स्ट्रेटेजीज हैं। लेकिन यहाँ पर लूरी को एक ही चीज़ की चिंता होती है कि फर्स्ट अकेडमी के अंदर कोई भी इस साल भी एक जीनियस स्टूडेंट ना हो, जो कि हर बार ही जब फाइट करते हैं जो काफ़ी अच्छी एक एडवांटेज में रहते हैं उस स्टूडेंट्स की वजह से। लेकिन इस बात में मैथ्यू जानता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो एक भाई है, जिसके अलावा और कोई स्ट्रॉन्गेस्ट है ही नहीं इस अकेडमी के अंदर। जिसके बाद तुरंत चला जाता 3 पुलिस का सामना करने के लिए, जिनमें से कि चैलेंज कर देता है। लेकिन उनमें से तीनों ही उसका मजाक बना रहे होते हैं इतनी ज़्यादा लोएस्ट पावर वाला क्वेस्ट की वजह से। लेकिन जिसके बाद उन तीनों को एनालाइज करने स्टार्ट करता है, उनको इग्नोर मारकर, जिसमें पता चलता है जो बीच वाला बंदा है एक डीमन है और इसीलिए वो उसको तुरंत चैलेंज कर देता है। जैसे फाइट स्टार्ट होती है तो पहले 2 लोगों को नॉक कर देता है, जिससे कि वह डीमन पर कॉन्सेंट्रेट कर सके। जब अटैक कर रहा होता है तो डॉच भी कर रहा होता है, लेकिन वह बिना इनकांटेशन के मैजिक को भी यूज कर पा रहा होता है, जो कि केवल सेकंड अकेडमी के लोग ही जानते हैं, कोई बाहर जानता ही नहीं, कि सिखाया ही नहीं गया है। वह समझ जाता है ये सब डीमंस का करा हुआ है। वह फर्स्ट अकेडमी के अंदर कब्जा करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर, और जहाँ पर कि बिना इनकांटेशन मैजिक को रोक रहे हैं यूज करने से, जिससे कि ह्यूमन से वीक बनते जाए और भी लोग कब्जा कर सकें। इसलिए उसका भी टाइम आ चुका होता है उसे एक्सपोज करने का। जैसे अटैक करता है तो वह डीमन में बदल जाता है, जिसके बाद उसको वह खत्म कर देता है। सारे जो भी प्रोफेसर्स होते हैं वह उसके कर्ज को जाकर चेक करते हैं कि एक डीमन का कर्ज है, लेकिन लूरी जाकर तुरंत ही हक कर लेती है मैथ्यूज को ये चेक करने के लिए कहीं हर्ट तो नहीं हुआ है। लेकिन पेज देखकर शॉक्ड जाती है कि शायद कुछ ज्यादा टची हो रही है। नेक्स्ट प्रोफेसर को और मैथ्यूज को बुलाया गया होता है किंग द्वारा, और जहाँ पर कि वे कहते हैं सच में काफी अच्छी बात है कि तुमने एक डीमन को एक्सपोज कर दिया है, और इसीलिए वह रिवार्ड देना चाहते हैं मैथ्यूज को, जिस रिवार्ड के तौर पर काफ़ी सारी लैंड्स वगैरह और काफ़ी कुछ देना चाहते हैं। लेकिन वह भी ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज यदि इस खबर समय फैल जाएगी कि तुमको रिवार्ड मिला है तो ये भी पता चल जाएगा, डीमंस हैं उनके बारे में एक्सपोज भी हो जाएंगे। ये सब काफ़ी बड़ा एक थ्रेट हो जाएगा ह्यूमंस के लिए। लेकिन फिर भी उसको एक प्राइवेट रिवार्ड देना चाहते हैं, जो कि डबल इनकांटेशन की एक स्वाड होती है, जो एक विलेज के अंदर एक बंदे ने उसको खुद ही गिफ्ट की होती है। लेकिन मैं समझ जाता है ये तो वही स्वाड है जिसको उसने इनकांटेट किया था, इसीलिए कहता किसी और रिवार्ड को देने के लिए। लेकिन इस बात पर पूछता कि तुम्हें क्या चाहिए, तो सोचने लगता है डंजन के जो ट्रीजर्स होते हैं उनको लेना काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज पिछली लाइफ से भी जानता है जो डंजन ट्रीजर्स होते हैं उनके पीछे तो जो कंट्रीज होती हैं वो वॉर स्टार्ट करने के लिए भी तैयार रहती हैं और वॉर भी कर देती हैं। लेकिन अभी इन डंजन्स के बारे में हजारों साल बीत चुकी होती हैं, इसीलिए उसे नहीं लगता है कि इस समय के जो किंग है उनको इसके बारे में कुछ पता भी होगी। इसीलिए पूछता है किंग से उसके परमिशन लेने के लिए, और किंग उसको परमिशन दे देते हैं कि डंजन्स के बारे में मुझे सच में नहीं पता होता, और कहते हैं इस चीज़ के मैटर को अभी यहीं छोड़ते हैं और नेक्स्ट मैटर अभी बात करते हैं। वह कहते हैं अभी लगता है कि जो हमारा
फोर्थ पावरफुल मैजिशियन थे उनमें से एक तो डीमन निकला, और मुझे ऐसा शक है कि बाकी 4 जो मोस्ट पावरफुल मैजिशियंस है वह भी एक डीमन हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम भी सामने आ रही है। इस चीज़ पर मैथ्यूज कहता है कि हाँ ये हो सकता है, वैसे उनके जो पावरफुल अभी डीमन है वह एक्सपोज हो चुका है, तो हो सकता है उनका जो लीडर्स हैं वे इस बार के लिए अभी एक वॉर स्टार्ट कर दें और किंगडम के ऊपर अटैक करें अपनी पूरी डीमन आर्मी के साथ में ही। इसलिए हमको खुद की प्रिपरेशन करनी होगी इस चीज़ के लिए, और मेरे ख्याल से डीमन से वह करीब 3 महीने की प्रिपरेशन तो करेंगे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। इसलिए वो एक आइडिया देता है, तो हमारी किंगडम प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसके चारों तरफ एक बैरियर बना सकते हैं, और जिससे कि हम पूरी किंगडम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। और यहाँ तक कि वह कहता है उन सभी स्टूडेंट्स को वह बर्डलेस मैजिक को सिखाने के लिए, जो कि उनके लिए काफी बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। और वह चाहता है कि सारे स्टूडेंट्स को यूज करके हम इस बैरियर को भी क्रिएट कर सकते हैं इस पूरी किंगडम के चारों तरफ। लेकिन जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है और जो कि पूरी तरह से एकदम परफेक्टली बैठ रही होती हैं, तो किंग भी उसकी हर एक बात पर बिलीव कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो, और उसको इस डीमंस के खिलाफ जो फाइट होने वाली है उसमें एक लीडर बना देते हैं। जिसके बाद वह रॉयल ट्रेजरी जाता है जहाँ पर कि कुछ ऐसी चीज को ढूंढ सके जिससे कि वह एक बैरियर क्रिएट कर सके। अचानक उसकी नजर जाती है एक स्वॉर्ड के ऊपर, जो कि उसकी प्रीवियस लाइफ में उसने क्राफ्ट की थी, उसको ले लेता है बैरियर में यूज करने के लिए। जिसके बाद एक पेंडेंट को ले लेता है जो कि इंचांटमेंट को बढ़ाने वाला पेंडेंट होता है, यानी इंचांटेड पेंडेंट जो कि उसके एक्सपीरियंस को बढ़ा देगा मैजिक यूज करने में। देखता है तो अकेडमी में जो बर्डलेस इंचांटमेंट को काफ़ी अच्छे से लोग यूज कर पा रहे होते हैं। जिसके बाद अपने फ्रेंड्स को बताता है किस तरह से एक पूरे कंट्री के चारों तरफ एक बैरियर बनाना चाहता है, और इसीलिए उसको और भी काफ़ी सारे मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए वह डंजन्स के अंदर जाना चाहता है जहाँ से कि मटेरियल को इकट्ठा कर सके, और उनको भी इन्वाइट करता है। लेकिन दोनों गर्ल्स तुरंत मना कर देती हैं डंजन में जाने के लिए। अभी इसलिए से मना नहीं कर रही होती कि वो डर रही हो, बल्कि इसलिए मना कर देती हैं बिकॉज बस उसको पीछे की तरफ ही खींचेंगे वीक होने की वजह से। और आलमा बताती है कि बस आर्चरी यूज करना जानती है और जो कि फाइट में किसी तरह से भी काम नहीं आने वाली है। लेकिन इस चीज़ के लिए मैथ्यू जो होता है तुरंत ही उसको गलत साबित करता है, बिकॉज दिखाता है किस तरह से आर्चरी को मैजिक द्वारा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। इस बात पर आलमा काफी एक्साइटेड होती है इस चीज को सीखने के लिए, लेकिन तभी लूरी बीच में आती है और एक्साइटेड होकर कहती है, उसकी और भी ज्यादा करीब जाती है कि आखिर बताया किस तरह से मैजिक को वेपन्स के साथ में फ्यूज किया जाता है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा करीब हो जाता है। इसके बाद जो गर्ल्स होती हैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंट दिख रही होती हैं फाइट करने के लिए। फर्स्ट डंजन तरफ एंटर कर जाते हैं जहाँ पर कि अंदर में फर्स्ट फ्लोर पर ही होते हैं, और हाँ यहाँ पर भी काफी सारे फ्लोर्स होने वाले जिनको वे जाने वाले होते हैं। उसे पहले से पता होता है ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस डंजन के मॉन्स्टर नहीं होने वाले, इसीलिए वो खुद दौड़ कर जाता है जिससे कि एक मॉन्स्टर को ढूंढ कर ला सके। जिसके बाद वे एक मॉन्स्टर को लेकर आता है और कहता है आलमा से कि उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए उसकी सेल को तोड़ के नेक्स्ट रख देता है, और वह भी तुरंत ही अपनी आर्चरी की मैजिक को यूज करने लगती है जिससे कि वो उसकी सेल को क्रैक कर सके। और हाँ वह फर्स्ट ब्लो के साथ में उसको ये करने में भी कामयाब रहती है। नेक्स्ट वे इस तरह से और भी प्रैक्टिस करती है, जो कि अब वह अपनी बिल के अकॉर्डिंग की एरोज की जो रास्ता होता है उसको चेंज भी कर सकती है। इस तरह से वह काफ़ी एक्साइटेड होती है और कहती है अब अकेली जा रही है थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए, और कुछ वह मैजिक स्टोन्स को लेने जा रही है। उसके जाते ही अभी लूरी अकेली बची होती है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाती है और काफ़ी करीब जाती है मैथ्यूज की और कहती है कि अब उसको सिखा सकता है वह किस तरह से अपनी मैजिक की यूज करे और किस तरह से और भी स्ट्रॉन्ग बन सकती है। मैं कहने लगता है ठीक है, उसके लिए थोड़ा उसका अलग प्लान होता है, इसलिए इस बॉल के पास जाता है अपने मैजिक से उस बॉल को वहीं पर तोड़ देता है। वह कहता है इससे वह एक वेपन बनाने वाला है, लेकिन जिसको देखकर वह बहुत शौक जाती है कि आखिर इस तरह से कोई भी एक डंजन की बॉल को कैसे तोड़ सकता है जो कि अनब्रेकेबल मानी जाती है। लेकिन वह कहता है ये काफ़ी आसान है, और वह दिखाता है किस तरह से मैनी टाइप्स की स्पेल को एक बार में यूज करके वह किसी भी चीज़ को प्योरीफाई किया जा सकता है और मटेरियल को निकाला जा सकता है। सेम करता है उन बॉल से कुछ मेटल निकालता है, जिसको लूरी ट्राई करती वह भी कुछ मिनरल्स और आयरन को निकाल लेती है, जिसके बाद बताता है किस तरह से वेपन भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट दिखाया जाता है आ जाती है आलमा और जिसके पास 3 मैजिक स्टोन्स होती हैं, लेकिन ये देखकर शौक जाती है लूरी ने जो स्वॉर्ड बनाई होती है इससे वह उन डंजन्स की बॉल को भी तोड़ने में कामयाब रही होती है। जिसके बाद वह काफ़ी आर्मर्स को भी बनाती है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं उन लोगों को। फिर वह कहता है अभी मुझे लगता है कि तुम लोग इतनी स्ट्रॉन्ग तो बन चुकी हो कि हम डायरेक्ट स्किप करके 10th फ्लोर पर जा सकते हैं। इसमें उसे कॉन्फिडेंट होता है, इसलिए अब पहुंच चुके होते हैं 10th फ्लोर पर, जहाँ पर कि जो खतरा होता है वह फर्स्ट फ्लोर से 10 गुना ज़्यादा होता है। लेकिन जो मॉन्स्टर सामने आ रहे होते हैं नॉर्मल्स वाले, उनको वह गर्ल्स आसानी से ढेर करती जा रही होती हैं, काफ़ी खुश होती हैं और जिससे उनका लेवल अप भी होता जा रहा होता है। लेकिन जो पेंडेंट पहने होता है मैथ्यूज, उसकी वजह से उनका लेवल अप काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो रहा होता है एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलने की वजह से। अचानक उनके सामने एक बॉल आ जाता है 3 आइज वाला, जिस दिन के बाद मैथ्यू सोचता है कि उसे कोई एक्शन नहीं लेनी चाहिए, उन गर्ल्स पर ही छोड़ देना चाहिए। वे भी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो हो ही चुकी होती हैं, इसलिए दोनों साथ में मिलकर आसानी से उसको हरा भी देती हैं। जिसके बाद 10th फ्लोर पर वे एक
मैजिक बैरियर द्वारा एक कैंप बनाता है और गर्ल से कहते हैं पर अभी के लिए रेस्ट करने के लिए, बिकॉज वह 25th फ्लोर पर जाने वाला है जहाँ से कि वह कुछ मटेरियल को ले सके बैरियर को बनाने के लिए। लेकिन इस पर गर्ल्स कहती हैं नहीं, ये काफी खतरनाक होगा, बिकॉज पिछली बार उस हाईएस्ट फ्लोर पर जो लोग पहुंचे थे वह 30 मैजिशियंस एक साथ में गए थे और जो कि ग्यास के आशीर्वाद के साथ यहाँ पर गए थे। ग्यास जिसको मैजिक ऑफ गॉड बुलाया जाता है, लेकिन वो कुछ शौक होकर रह जाता है कि उसकी जो पास्ट फॉर्म थी यानी ग्यास, उसको अगर गॉड के तौर पर मानते हैं यहाँ पर लोग, नहीं शायद ये ग्यास कोई और ही होगा, और पे जंप कर देता है 25th फ्लोर के लिए। लेकिन नेक्स्ट 20 फ्लोर पर पहुंचा होता है तो उसे एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन वह इतना तो कॉन्फिडेंट होता है, अपनी पास्ट की जो एक्सपीरियंस होता है और जितना स्ट्रॉन्ग अभी है उसको हरा ही सकता है, इसीलिए अपनी विजडम को यूज करके आगे तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे छोटे बड़े मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं उनको तो आसानी से एक अटैक के साथ में खत्म कर देता है नॉर्मल मॉन्स्टर को, जिसके बाद आखिरकार वह फोर्स करता है कि जो बॉस मॉन्स्टर है वह भी उनके सामने आए, जो कि एक आर्क सरपेंट होता है, लेकिन जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वे एक अटैक के साथ में मैथ्यूज को खत्म कर सकता है। यहाँ तक कि उसको जो पॉइजन होता है वह ग्रैंड को भी सेटर कर रहा होता है और यहाँ तक कि जो ईयर होती है उसको भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सीफाई कर देता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। इसलिए जैसे ही वह स्नेक होता है उसको अटैक करने जाता है, उसको खाने वाला होता है इस अटैक के साथ, वह सेम करता है, उसे खाने देता है और उसके मुंह में एक ब्लास्ट मैजिक यूज करता है, लेकिन इस अटैक से उसको खास कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है, इसलिए अपनी स्वाड को निकाल लेता है और जिस पर अपनी मैजिक को इंचांटेट करता है, जिसके बाद एक अटैक के लिए जंप कर देता है, जिस अटैक के साथ में ही वह उस स्नेक को वहीं खत्म कर देता है। लेकिन इतना बड़ा धमाका होता है कि नीचे को 10th फ्लोर होता है, उसमें भी एक अर्थक्वेक महसूस होता है, लेकिन तो डीमन स्पीसीज को ऐसा कुछ अर्थक्वेक महसूस होता है, सोचते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग कौन हो चुका है जो कि यहाँ पर आ चुका है, उनको बिलीव नहीं होता है कि ये कौन हो सकता है। इधर दिखाया जाता है वे लोग वापस आ चुके होते हैं एडवेंचर गोल्ड में, जहाँ पर कि वे लोग अपने सारे इक्विपमेंट को बेचना चाह रहे होते हैं जो भी उन्हें डंजन से मिला होता है। लेकिन जो रिसेप्शनिस्ट गर्ल जब इसके हाथ पे जो क्वेस्ट देखती है तो समझ जाती है सबसे लोएस्ट क्वेस्ट है, इसीलिए उसको बिगेस्ट समझती है, आखिर क्या ही होगा उसके पास में। लेकिन जब वह सरपेंट का सर निकाल के दिखाता है तो एकदम शॉक्ड जाती है, जो कि 25th फ्लोर का होता है, और जिसके बाद वो उसका और यानी कोर दिखाती है, तो जिससे तो और भी शॉक्ड जाती है। तो एक नेशनल लेवल ट्रेजर भी घोषित किया जा सकता है, लेकिन मैथ्यूज को तो इससे भी बड़ा एक कोर चाहिए होगा जिससे कि वे एक पेयर क्रिएट कर सके। लेकिन अभी वह सोच रही होती है आखिर वह किस तरह से इसके साथ में ट्रेड कर सकती है, बिकॉज उसके गोल्ड के पास में इतनी अथॉरिटी नहीं होती, इतना पैसा भी नहीं होता है कि उससे खरीद सकें। लेकिन फिर भी 750 गोल्ड कॉइन्स में उसको खरीद लेती हैं, और जिसकी जो लूट होती है वो दोनों गर्ल्स के साथ में भी सेम ही डिवाइड करता है। लेकिन दोनों गर्ल्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से तुरंत मना कर देती हैं, बिकॉज उन्होंने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया होता है। लेकिन अचानक से मैथ्यूज को महसूस होता है कि आसपास में कोई ऐसा हो रहा है जो कि उसे डीमन टाइप लग रहा होता है। दोनों डीमंस जो हमने देखे तो डंजन के अंदर वही बाहर दिख रहे होते हैं और महसूस कर रहे होते हैं आखिर ये ऑरा कैसा है, ये तो सेम वैसे ऑरा लग रहा है जिसने कि हमारे कॉमरेड को मारा था। इधर मैथ्यू दोनों गर्ल से कहता है पर रुकने के लिए, बिकॉज अभी उसे एक और न्यू टीम्स के बारे में पता चला है। इनमें से एक तो इतना स्ट्रॉन्ग है जिससे कि उसने उस अकेडमी के अंदर फाइट की थी, लेकिन एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बात पर दोनों गर्ल्स कहते हैं ठीक है तो बीक पाल को हमारे ऊपर छोड़ दो, हम लोग इतनी स्ट्रॉन्ग तो बने गए हैं कि बीक को संभाल सकें। इधर स्पीड से तुरंत पहुंच जाता हूँ डीमंस के सामने और उन पर अटैक कर देता है। उनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर होता है उससे वह बीक पाल को पहले अलग करना चाहता है, इसलिए उस पर ही अटैक किया होता है जिससे दोनों लोग ही अलग बन जाए। उसकी स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंग पे काम कर रहा होता है। जैसे ही वो एक फायर से अटैक कर देता है डीमन मैथ्यूज के ऊपर, तो उनको तुरंत ही वह वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देता है, उस अटैक को तुरंत उसके ऊपर ही वापस फेंक देता है, और जिसके साथ में डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इसलिए बिग डीमन के ऊपर जो आलमा होती है एक अटैक कर देती है अपने एरो से, जो कि मैजिकल एरो होता है, जिसकी वजह से उसका मैजिक थोड़ा कमजोर पड़ने लगा होता है और उन गर्ल्स की तरफ जाने लगता है अटैक करने के लिए, जो कि सेम मैथ्यूज के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा होता है, जिससे दोनों डीमन सेपरेट हो जाए। लेकिन तभी स्ट्रॉन्ग वाला जो डीमन होता है एस्टॉल एक मैजिकल सर्कल तैयार करने लगता है जिससे एक अटैक से सब खत्म कर सके, लेकिन उसको मैथ्यू तुरंत बीच में ही खत्म कर देता है उस सर्कल के लिए, और जो कि उसका मैजिक में कितने ज्यादा अच्छा है वह दिखा देता है। स्पीड से अटैक कर देता है। वह डीमन होता है उससे क्लोज कैम्बर में फाइट करने लगा होता है, लेकिन मैथ्यूज को पता है वह इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अपनी बॉडी से, इसीलिए उसे डॉज कर रहा होता है, और जो एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग भी एक ऐसा चांस निकाल लेता है कि वो उसको हर्ट कर सके, जिससे डीमन समझ जाता है यहाँ से भागना ही अच्छा रहेगा, लेकिन तुरंत ही अपने मैजिक से अटैक करता है जिससे कि उसे भागने से भी वहीं पर रोक देता है। एक और अटैक के साथ में उसको वहीं पर कैद करके नीचे जमीन पर डाल देता है। सारे जो ह्यूमंस होते हैं बाकी लोग देख रहे होते हैं आखिर ये कहिए तो एक डीमन है, बस सबके सामने एक्सपोज हो चुका होता है। वह कहता है चलो ये तुम्हारा खेल अभी खत्म हो चुका है, लेकिन इधर दिखाते एक एरो जाता है जो कि उस डीमन से डॉज करने के बाद पीछे से आकर हिट हो जाता है। इधर लोरी होती है कि अपने मैजिक से उन एरोज को इनकांटेट करते जा रही होती है और पाल्मा उन पर शूट करती जा रही होती है, और यहाँ पर मैथ्यूज भी देख रहा होता है कि उनकी जो फ्रेंड्स अभी किस तरह से कर रही है, बिकॉज उसने एक डीमन को ढेर कर दिया होता है, लेकिन दोनों गर्ल्स अभी भागने लगी होती है जगह छुपने के लिए। बगैर सच में
काफी अच्छी स्ट्रेटजी है उन डीमन के अटैक से बचने के लिए। तुम छुप लो जिससे कि तुम अब मौका मिलते उन पर अटैक कर सको। सच में इस चीज से तो तुम वर्दी हो चुकी हो कि तुम मेरी एक फ्रेंड बन सकती हो, मेरे कंपेनियन बनने के लिए। अब चलो ठीक है, वैसे अब टाइम काफी हो गया तो उसको मैं ढेर ही कर देता हूँ। वे भी काफी अच्छी है फाइटिंग में भी। नेक्स्ट वह कहता तुम्हारे लीडर को मैंने पहले खत्म कर दिया, इसलिए अब तुम्हारी बारी, इसलिए एक लाइटिंग मैजिक अटैक करता है। एक मैजिक काफी होता है उसको खत्म करने के लिए भी, लेकिन तभी एक एरो जाता है, जब वहां से भागने की ट्राई करता है तो उसके पंख को कट कर देता है। दूसरी से वह स्वार से कट कर देता है, इसीलिए ग्राउंड पर आकर गिरा होता है। सारे लोग देख रहे होते हैं ये क्या है, मैजिक अकेडमी के केवल 3 स्टूडेंट्स ही मिलकर 2 डीमंस को हरा दिया है, और जो कि काफी ज्यादा ही उनके लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे होते हैं। लेकिन वे इतने ज्यादा इंट्रोवर्ट होता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को नहीं झेल सकता, इसलिए दोनों गर्ल्स को लेकर वहां से उड़ते हुए चला जाता है। और नेक्स्ट इस इंसिडेंट के बाद किंग ने 3 लोगों को समन किया होता है मैथ्यूज, आल्मा, लूरी के लिए, और वह उन्होंने जो इतना बड़ा कारनामा किया होता है डीमंस को मारने का, इसी वजह से उन तीनों को रिवार्ड देना चाहते हैं। इसलिए मैथ्यूज से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए रिवार्ड में, तो वह कहता है जितने हो सकते हैं उतने ज़्यादा डंजन्स की खोज की जाए, मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं। दोनों गर्ल्स से पूछा जाता है तो बस थोड़ी सी वे मनी मांगती हैं। इस चीज़ के लिए किंग तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेते हैं तीनों के रिक्वेस्ट को, और कहते हैं ठीक है तुम लोग जो भी करना चाहो वह कर सकती हो। लेकिन तभी मैथ्यूज को महसूस होता है कि उन पर कोई नजर रख रहा है दूर से एक मैजिक क्रिस्टल द्वारा, इसलिए तुरंत ही वे एक रिवर्सल मैजिक को यूज करता है। हाँ, वे सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है एक मैजिशियन के तौर पर मैजिक यूज करने में, इसलिए उस अटैक की वजह से उन्हें एक चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे तुरंत किंग पहचान लेते हैं ये तो आरहार्ड की आवाज है, जो कि उनकी मेज की एक टुकड़ी का एक कैप्टन है। उसकी लोकेशन को तुरंत ही वह लोकेट करके बता देता है कि वे एक अबंडन एक विलेज के अंदर है। इसलिए वह किंग से कहता है कि उन डीमंस को विजिट करने के लिए वह खुद भी जाना चाहता है, लेकिन अभी उसका जो फेलियर क्वेस्ट है उसकी वजह से वह लॉन्ग टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज नहीं कर सकता है, इसीलिए उसके पास में एक दूसरा भी रास्ता होता है। इसीलिए कहता है ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वह ब्लैक माउंटेन्स के अंदर चला जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को पता ही नहीं होता कि वह कहाँ पर जा रहा है। नेक्स्ट लोग सामने पहुंचती है तो उनके सामने एक ब्लैक ड्रैगन सो रहा होता है, जिसके बाद वे कहते हैं इसको हम एक व्हीकल के तौर पर यूज करने वाले हैं, जहाँ पर भी हम जाने वहाँ पर पहुंचने के लिए। लेकिन जब गर्ल्स ये देखते हैं एकदम शॉक्ड जाती हैं और डरने लगती है, बिकॉज ये इकलौता ड्रैगन होता है जिसने हजारों सालों से बहुत सारे किंगडम्स को भी पूरा तबाह कर दिया है। लेकिन ड्रैगन को उसने पहले भी अपनी पिछली लाइफ में कई बार कब्जे में किया होता है, यहाँ तक कि उसे कई बार धूल चटाई होती है काफी आसानी से ही। जब उसके सामने जाकर उसको पूरी तरह से रिलीज कर देता है और उससे ड्रैगन लैंग्वेज में बात करने लगा होता है, तो ये देखकर वह ड्रैगन समझ लगता है ये तो इकलौता बंदा हो सकता है जो कुछ ड्रैगन लैंग्वेज में बात कर सकता है और जो कि कियास होगा। इसलिए वो तुरंत ही समझ जाता है और वहाँ पर डर की वजह से तुरंत घुटनों पर आकर माफी मांगने लगता है, लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जान से मत मारना, मुझे माफ कर दो, मैंने क्या कोई गलती की है। लेकिन मैथ्यूज कहता है वो थोड़ा गलत समझ रहा है, वह अपने यहाँ पर आने का उद्देश्य बताता है कि बस डीमंस के हाइडआउट को ढूंढना चाहता है, इसलिए उसकी हेल्प चाहता है वहाँ उसे पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बात पर तुरंत ही अपने विंग्स को दिखाता है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। वो बताता है जब अनडेड स्लीप पर था तो काफी सारी ह्यूमंस ने काफी सारे ब्लास्ट को यूज किया और जिसकी वजह से उसका ये हालत भी हो गई है उन ब्लास्ट की वजह से, इसलिए वह लॉर्ड कुछ नहीं कर सकता इसमें वहाँ पर ले जाने के लिए। लेकिन मैथ्यूज के फर्क नहीं पड़ता है कि उसके विंग्स कैसे या फिर क्या हुआ है, वो तुरंत उसको हील करता है और कहता है चलो हम चलते हैं। वह उड़ने में कामयाब होता है, इसलिए वह काफी खुश होता है और वह उससे कहता है उसके रेनकार्सन के बारे में किसी को ना बताए, ये सब एक सीक्रेट रखे हमारे बीच में ही। नेक्स्ट वह भी ड्रैगन ह्यूमन लैंग्वेज में बात करने लगता है, दोनों गर्ल्स को अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है, इसका नाम आयरिस होता है। लेकिन तभी उसको बिठा कर वहां से ले आने लगता है। जब जा रहे होते हैं तो स्पीड अपने बुलाने वाला होता है, लेकिन तुरंत ही मैथ्यूज को रोक लेता है और कहता है कि वे क्या करने वाला था। आयरिस कहता है लॉर्ड मैं अपनी स्पीड को बढ़ाने वाला था जिससे हम जल्द से वहां पहुंच सके। इस बात पर मैथ्यूज पूछता है कितनी स्पीड, तो वह कहता है अपनी फुल स्पीड पर जाने वाला था जो कि रोडर की बराबर होगी। इस बात पर दोनों गर्ल्स शॉक्ड जाती हैं। रोडर जो कि एक गॉड्स की स्वाड मानी जाती है, यानी गॉड कियास की स्वाड मानी जाती है, लेकिन उसकी बात सुनकर तो मैथ्यूज फिर से शॉक्ड जाता है। आखिर वह उसकी जो पुरानी सेल्फ उसको वे गॉड के तौर पर क्यों पूछ रहे हैं, उसकी स्वाड के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहते लेकिन अभी क्या करें। इसलिए वह कहता है रोडर की स्पीड है वह रोडर ही झेल सकता है, इसीलिए अभी जो गर्ल्स हैं वह आम गर्ल्स हैं इसलिए उसको नहीं झेल सकते, इसलिए तुम एक नॉर्मल स्पीड पर ही यहाँ से चलो। इस बात पर वह तुम नॉर्मल स्पीड पर जा रहा होता है। इसके बाद कुछ समय बाद वे लोग पहुंच चुके होते हैं उन डीमंस के हाइड आउट पर, जहाँ पर कि जब वह देखता है काफी सारे डीमंस इसको गार्ड भी कर रहे हैं, इसलिए तुरंत ही मैथ्यूज इस मौके का फायदा उठाता है और पीछे जाकर अटैक करता है। एक अटैक के साथ में 2 टुकड़े कर देता है। इस चीज को देखने के बाद दोनों गर्ल्स तो ये देखकर डर जाते हैं कि सच में उनका फ्रेंड मैथ्यू जब एक ह्यूमन भी है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी एक अटैक से डीमन को मार सकता है। लेकिन इससे वो ड्रैगन तो ज्यादा डर रहा होता है, उसने इस तरह से गलती में आकर इस लॉर्ड को कहीं गुस्सा नहीं दिलाया हो। नेक्स्ट वह अंदर तब जाने लगता है तो उसे 2 प्रेजेंस महसूस हो रही होती हैं, जिसमें एक तो काफी डेमोनिक प्रेजेंस हो जिससे पहचान लेता है ये तो जरूरी आरहार्ड की होगी, लेकिन दूसरी जो प्रेजेंस उसे लग रही होती है थोड़ी सस्पिशियस थोड़ी अलग होती है, इसलिए पहचान लेता शायद वह कोई और बंदा होगा और जो कि आरहार्ड से भी थोड़ा स्ट्रांग होगा।
लेकिन अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे इतनी तो महसूस हो रहा है कि आसानी से इनको झेल सकता है, लेकिन वह कुछ कर भी पाए उससे पहले ही तुरंत आयरिस जाकर क्रैश हो जाता है उस बॉल से, जहाँ पर ये बहुत बड़ा होल कर देता है। आयरिस से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वह कहता है करीब 100 ईयर से वह नहीं उड़ा है, इसलिए भूल चुका है किस तरह से आके ठीक से लैंड करते हैं। वैसे ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट बंदर तब जाने लगता है फ्रेंड के साथ नहीं और टेलीपैथी द्वारा कॉन्टैक्ट करता है, जिससे वह गलती सौंप जाती है। वह कहता है इस तरह से हम कम्युनिकेट करेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, आसानी से हम सीक्रेट भी अटैक कर पाएंगे और कोई हमको नहीं ढूंढ पाएगा। वैसे वहाँ अंदर 2 डीमंस हैं, इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, इसलिए तुम लोग गर्ल्स भी आसानी से मिलकर उसके साथ डील कर सकती हो। यदि कोई भी कुछ कैजुअलिटीज होती तो वह है ही उसके साथ में, यदि कोई दिक्कत हुई तो वह संभाल ही लेगा। नहीं दोनों गर्ल भी कॉन्टेंट होती है, अंदर चली जाती है मैथ्यूज के साथ में, लेकिन अंदर वह देखते तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, पूरा रूम खाली पड़ा होता है। लेकिन मैथ्यू समझ जाता है यहाँ पर डीमन है तो यहीं पर उसकी प्रेजेंस महसूस हो रही है, लेकिन उसने कंसील स्किल को यूज करके यहीं पर खुद को छुपा रखा है। लेकिन लोरी तुरंत ही चेक करने लगती है इससे कि उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सके, तो उसे पता चलता है टेबल के पीछे एक बंदा बैठा है जो कि एक डीमन विंग्स वाला है, जिसको देखने के बाद समझ जाता है और कहता है जो मैजिक से उसको वह कैंसिल करता जा रहा है। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वह एक्सपोज हो चुका है, इसीलिए आलमा उसके ऊपर एक अटैक करती है एरो से, जो कि मिस करता है लेकिन घूम कर जाकर उसके सर पर हिट होता है। इससे उसे कुछ फर्क तो नहीं पड़ा होता है, लेकिन गुस्से में आ जाता है। ये भी शॉक्ड होता है कि उसकी स्थिति पता चल चुकी है, लेकिन वह समझ जाता है सामने जो बॉय सामने दिख रहा है वह कोई और नहीं बल्कि मैथ्यूज होगा, और कहता है वैसे तुम्हें काफी टाइम लग गया कैपिटल से यहाँ तक पहुंचने में, और तुरंत जाकर उस पर अटैक कर देते अपनी स्वाड से। वह कहता है वह चिंता ना करने के लिए वह कोई इस तरह से कोई नॉर्मल एक बंदा नहीं है, उस साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है और काफ़ी अच्छी फाइट जा रही होती है। लेकिन दोनों गर्ल्स होती हैं, बस जो भी मौका मिलता जा रहा हो तो वह अपनी एरो से अटैक करती जा रही होती है, जिससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उन दोनों गर्ल्स को बस यूजलेस बुला रहा होता है इस तरह छोटे मोटे अटैक करने के लिए, लेकिन उसको जितनी सारी एरो लगते जा रहे होते हैं उनसे अचानक से थोड़ा पेन महसूस होने लगता है। मैं समझ जाता है उन सारे एरोज के अंदर सेम ही पॉइजन यूज किया गया है, जिसकी वजह से अब दिक्कत हो रही है, और अब खुद अपनी गलती पर ही पछता रहा होता है अपना ऑल आउट नहीं देने के लिए। इसीलिए तुरंत खुद को ट्रांसफर करने लगता है एक बहुत बड़े डीमन के अंदर, जिससे उन सभी को एक बार में ढेर कर सके। लेकिन तभी मैथ्यूज बताता है इस तरह की फॉर्म में जब कन्वर्ट हुआ जाता है तो उसके लिए काफी सारे मैजिक की एक बार में जरूरत पड़ती है, और यहाँ तक उसकी लाइफ टाइम भी इसमें खतरे में होती है। इसीलिए दोनों गर्ल्स को यहाँ से चले जाना चाहिए, उनके लिए खतरा होगा, लेकिन मैथ्यूज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और मैथ्यूज आसानी से उसको और भी पॉइजनस करने लगता है, जिससे आखिरकार इसकी जो फॉर्म होती है वहीं पर खत्म होने लगती है। लेकिन एक अटैक के साथ में ही आलमा होती है उसको यहीं पर ढेर कर देती है, और वे लोग जीत चुके होते हैं और चैन की सांस भी लेते हैं। वह दोनों उन गर्ल से कहता है ठीक है अभी का मैटर यहीं पर खत्म हो चुका है, इसीलिए अभी की तरह तुम बाहर निकल जाओ, और वह तुरंत ही अपने पास से कुछ मैजिक कोड निकालने लगता है, और जिसके साथ में वहीं पर ब्लास्ट करने लगता है, अपने मैजिक यूज करने लगता है, जिसकी उस डीमन को सामने ला सके जो उसकी मैजिक को भी नलीफाई कर रहा होता है, सामने नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद में वह भी सामने आ चुका होता है और कहता है मैं अपने आप को इस मिस्ट्री में बदल के यहीं पर छुपा कर रखा था, लेकिन तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग हो जो मुझको इस तरह से सामने ले आए, और काफी जीनियस भी हो, लेकिन गलती से ये जीनियस अब मेरे हाथों मरने वाला है। लेकिन इस बात पर मैथ्यूज उसके सामने करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जो स्पीड से जाकर उस पर अटैक करता है तो एक स्माइल के साथ में भी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जिस तरह से इतनी पावरफुल स्पीड से अटैक कर रहा होता है बट डीमन जिससे कि स्माइल भी अब भद्दी फर रही होती है, और एक अटैक के साथ में उसके हाथ वो कट कर देता है, लेकिन जिसके बाद डीमन उसको बहुत ज्यादा वीक समझ रहा होता है और समझता है मरने वाला है। लेकिन मैथ्यूज होता है वो तो उस डीमन के सारी मूवमेंट्स को देख रहा था अब तक, और यहाँ तक उसकी मैजिक किस तरह यूज किया था सब पैटर्न को अब तक समझ रहा था, जिसके साथ में अपने हैंड को दोबारा से रिअटैच कर लेता और कहता उसने यहाँ पर आने से पहले अपने ऊपर रिसरेक्शन मैजिक का यूज कर लिया था, हीलिंग मैजिक, जिससे कि वह अपने आप को ऐसी कैजुअलिटी से पहले से ही तैयार रख सके। लेकिन जो भी अटैक्स कर रहा होता है डीमन अपनी फुल स्पीड से तो आसानी से ही बहुत नॉर्मली डॉच कर रहा होता है। डीमन समझ जाता है कि उसके सामने वह कोई भी मुकाबला नहीं होने वाला है, वह काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए खुद को वह ट्रांसफॉर्म करने लगता है अपनी अल्टीमेट फॉर्म में, जैसे कि पुरानी बार डीमन ने भी की थी। लेकिन वो उसकी स्पेल को बीच में कैंसिल कर देता है, जिससे ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है, जिससे कि फिर से शॉक दे जाता है वैसे कैसे कर सकता है, और लेकिन दोबारा से अपने आप को उस धुंध में दोबारा से मिला लेता है, लेकिन फिर से एक मैजिक यूज करता है और दोबारा से उसको सामने लिया कर आता है। वह कहता है कि एक बच्चा इतनी सारी मैजिक और इस सब मैजिक के बारे में कैसे जानता है, हमें तो उसके बारे में पता है कि वैसे क्यों जानता है, लेकिन उसे नहीं पता। लेकिन तभी उसके अंदर वह काफी सारे मैजिक को एब्जॉर्ब कराने लगता है, जिस ओवर एब्जॉर्प्शन की वजह से वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर एक केवल स्टोन बचा होता है। इस तरह से फाइट को जीतते हुए देखकर लूरी होती है ऊपर से ड्रैगन के ऊपर से जंप कर देती है और मैथ्यूज के ऊपर बैठ हुई होती है और जो कसकर उसको हक कर लेती है। इस मौके को वह कहाँ छोड़ने वाली थी, लेकिन पाल्मा भी बीच में आ जाती है एक थर्ड व्हील के तौर पर उसके रोमांस को आगे कंटिन्यू करने से रोकती हुई पूछती है आखिर ये पिलर और क्रिस्टल यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वह कहने लगता है ये एक ड्रैगन पील पिलर है, जो कि मेरे ख्याल से इस डीमन ने यहाँ पे लगाया है, जो कि इस प्लेनेट के अंदर कोड से भी इस माना को ऊपर तरफ सक करके ला सकता है और एब्जॉर्ब कर सकता है, और जो कि
अब इस ड्रेमन ने यहाँ पर लगाया है तो मतलब काफ़ी सारे और भी डीमंस है, उस सबको यहाँ पर समन करना चाहता है। लेकिन इससे गर्ल्स को अभी पैनिक हो रही होती है, तो कहता है पैनिक ना होने के लिए अभी उसने जो ब्लास्ट किया था उसकी वजह से जो भी डीमंस है वह करीब किंगडम से 10 किलोमीटर दूर ही स्पॉन्ड होने वाले हैं, यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आने वाले हैं इस क्रिस्टल के जैसे। चिंता ना करने के लिए और वे वहाँ से बैठ कर जाने लगते हैं उस ड्रैगन के ऊपर। लेकिन अब वह चाहता है कि ड्रैगन है वह भी उसके साथ में आकर अकेडमी को ज्वाइन कर ले, उसके हरम में शामिल हो जाए। और आयरिस नीचे आने के बाद अपने आप को एक गर्ल के अंदर चेंज कर लेता है, यानी वह सच में एक फीमेल ड्रैगन थी। जिसके बाद वे लोग आगे की तरफ अपनी जर्नी पर चले जाते हैं एडवर्ड को अपनी रिपोर्ट देने के लिए, जहाँ पर कि वह दोनों ड्रैगन्स को बताता है कि उनको उन्होंने खत्म कर दिया है जो भी यहाँ पर अकेडमी के अंदर छुपे हुए थे। इसीलिए और अपनी एक और न्यू फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है इसको एडमिशन करा दो एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर। लेकिन हेडमास्टर कहते हैं इस तरह से यहाँ पर नेपोटिज्म नहीं चलता है, तो मतलब तुमको पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, यदि तुम पास हो गए तभी एडमिशन हो पाएगा। लेकिन मैथ्यूज कहता है ठीक है, लेकिन उस पर वो खुद भी नजर रखेगा एक टेस्ट के दौरान, बिकॉज भी एक ड्रैगन है तो हो सकता है अपनी पावर्स को ज़्यादा यूज कर ले तो शायद पूरी पूरी सिटी को भी उड़ा सकती है। इसीलिए नेक्स्ट पे खुद ही चला जाता है जब टेस्ट हो रहा होता है, जहाँ पर एक प्रोफेसर आता है यानी स्वॉर्डमैन आकर उसकी स्वॉर्डमैनशिप की टेस्ट ले रहा होता है। लेकिन वे एक पंच के साथ में उसको ऊपर हवा में उड़ा देती है। जिसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट आया होता है वह मैजिक टेस्ट का होता है, जिसमें कि उसे कुछ टारगेट्स को हिट करना होता है। लेकिन उसके जो अटैक्स होते थे तो पावरफुल होते हैं कि एकदम धमाका कर देते हैं, लेकिन एक छोटे से टारगेट को वह हिट नहीं कर पाई होती है। तो सोचती है जैसा कि मैथ्यूज ने यूज किया था उसी तरह से शॉक एक टाइप मैजिक अटैक करती है, जिससे कि पूरी की पूरी ग्राउंड को तबाह कर देती है। तो हेडमास्टर उसको फेल करना चाहते हैं बिकॉज एक स्टूडेंट के तौर पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन मैथ्यूज के कहने पर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हाँ उसकी एडमिशन करा देते हैं कि स्टूडेंट के तौर पर। एक और पावरफुल गार्ड यहाँ पर आ चुकी होती है मैथ्यूज की टीम में। नेट दिखाया था माइनिंग का काम काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, जिससे मटेरियल मिले जिससे एक बैरियर को क्रिएट किया जाए, जहाँ पर कि स्टूडेंट्स होते हैं उनके टास्क पर लगा दिया गया होता है। लेकिन उनका जो काम होता है वह काफ़ी स्लो स्थिति में चल रहा होता है, क्योंकि उनमें से किसी के पास में भी क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी नहीं होता है जिससे कि उनके जो वेपन्स वगैरह इनहांस हो जाए और उनके वर्क की स्पीड बढ़ सके। लेकिन इस बात पर एडवर्ड कहता है कि वैसे फर्स्ट एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास में क्रस्ट ऑफ ग्लोरी है जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो वह कहता है कि उन्हें उनसे रिक्वेस्ट की जाए हेल्प के लिए, तो वे लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं हमारी हेल्प करने के लिए। लेकिन फिर भी मैथ्यूज कहता है कि एक बार चेक करने में क्या ही जाता है। किंग की हेल्प से फर्स्ट एकेडमी के जो हेडमास्टर होते हैं फेकस, उनको समन किया जाता है सेकंड एकेडमी में, जहाँ पर कि जब वह सेकंड एकेडमी के हेडमास्टर को देखता है तो वह उससे बहस करने लगा होता है कि हमारी जो फर्स्ट एकेडमी है तुम लोग उससे सुपीरियर है। लेकिन इस तरह की बहस को प्रोफेसर एडवर्ड होते हुए इग्नोर मारते हैं और कहते हैं अभी हम एक बैरियर बनाना चाहते हैं सिटी के चारों तरफ, इसीलिए हमें तुम्हारे स्टूडेंट्स की हेल्प की जरूरत है, इसलिए हेल्प कर दो। लेकिन इस चीज़ के लिए तुरंत मना कर देता है, बिकॉज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आकर तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग बाहर में जाओ, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी से फर्क इससे पड़ता है कि हमारी जो फर्स्ट अकेडमी है तुमसे सुपीरियर है और इस चीज़ में सुपीरियर रहेगी। इस बात पर एडवर्ड कहता है ये सब तुम्हारी कहने की बात है, बिकॉज अब तक तुम्हारी अकेडमी इसलिए जीतती आई थी बिकॉज तुम्हारे अकेडमी के अंदर जो सुपीरियर स्टूडेंट्स थे, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट थे, वे सारे के सारे डीमंस भरे हुए थे। यदि वह नहीं होते तो शायद तुम्हारी अकेडमी हमसे बी की होती। इस बात को फेकस बिल्कुल ही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है और कहता है नेक्स्ट इंटरमीडिएट कॉम्पिटिशन जो होने वाला है उसमें तुम देख लेना कर कौन स्ट्रॉन्ग है। इस बात पर मैथ्यूज कहता है तो क्यों ना हम इस चीज़ के लिए इस बात से डिपेंड कर लें एक कॉम्पिटिशन द्वारा कि उन्हें दोनों अकेडमी के बीच एक कॉम्पिटिशन कराया जाए जिससे जो भी जीतेगा उसकी एक पीस पूरी की जाएगी। वह कहता है ठीक है, लेकिन एक शर्त रखा, मैथ्यूज और उसके फ्रेंड हैं इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस बात पर मैथ्यूज कहता है ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और वह एडवर्ड से कहता है कि मैं इन लोगों को दिखा दूंगा आखिर हम लोग इतने वीक भी नहीं है। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन का दिन आ गया होता है जहाँ पर कि सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं फर्स्ट अकेडमी के आ चुके होते हैं कॉम्पिटिशन के लिए। पहले तो मैथ्यूज सोचा था कि उसके लिए वह आयरिस को उतार दे जिससे कि वह डील कर सके, लेकिन सारे स्टूडेंट को जब देखता है कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, इसीलिए उसके जो स्टूडेंट भाई उसको संभाल लेंगे नॉर्मली। जो प्रोफेसर होते हैं सारे फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट से कहते हैं तैयार रहने के लिए, लेकिन इधर दिखाते हैं सेकंड एकेडमी की तरफ से केवल 5 स्टूडेंट्स को मैथ्यूज ने उतारा होता है ग्राउंड पर। ये देखने के बाद तो फेकस जो हेडमास्टर होता है वो उन स्टूडेंट्स की मजाक बना रहा होता है इतने कम भेजने के लिए। नेक्स्ट फाइट स्टार्ट होती है जहाँ पर कि जिस तरह से वह बर्डलेस स्पेल्स को यूज कर रहे होते हैं वह आसानी से एडवांटेज में होते हैं, उनकी सुपीरियरिटी होती है मैजिक में, आसानी से उन लोगों को सभी को ढेर कर देते हैं और वह वन साइडेड मैच हो जाता है 5 लोगों के लिए। तो ये देखकर तो फेकस एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला होता है, उनकी स्टूडेंट इस तरह से कैसे हार सकते हैं। वह कहता है इस तरह से तुमने अपने टॉप मोस्टर स्टूडेंट्स को भेजा है यहाँ पर कि इस तरह से फाइट करने की जो कि सारे के साथ मैथ्यूज की तरह ही गिफ्टेड है। इस बात पर हेडमास्टर एडवर्ड कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे अकेडमी का हर एक स्टूडेंट बर्डलेस स्पेल्स को जानता है। इस बात पर वह फिर भी हार मानना नहीं चाहता और कहता है इस जो इनोसेंट गर्ल है इसको भेजो फाइट करने के लिए, तभी उसको एक्सेप्ट करने वाला है। नेक्स्ट जैसे वो गर्ल को दे दी जाती है स्वार्ड आयरिस, वो स्वार्ड को गलती से निकाल रही होती है पूरी तरह से बेंड कर देती है मिस्टेकली। ये देखकर तो वह फिर से डर जाता है कि ये तो पूरी की पूरी अकेडमी मॉन्स्टर से भरी हुई है
है और ये तो सबसे बड़ी मॉन्स्टर है। ऐसी उसकी बातों को देखकर जो किंग होते हैं उसको तुरंत ही वहां से ले आने के लिए कहते हैं अपने गार्ड से, बिकॉज कुछ ज्यादा ही सब कर रहा होता है। नेक्स्ट में सारे फर्स्ट अकेडमी के स्टूडेंट से कहते हैं कि सेकंड अकेडमी के स्टूडेंट के साथ में कोऑपरेट करें माइनिंग में, जहां से कि मित्रस निकाला जा सके। नेक्स्ट मैथ्यूज कहता है हमें भी अपने डंजन एक्सप्लोर पर जाना होगा जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और भी कोर्स को ला सकें। जब जा रहे होते हैं तो बताता है हमें बस एक अच्छा सा मॉन्स्टर चाहिए जिससे कि हमें एक कोर मिल सके और जो कि यूजफुल हो सके। जितना बड़ा मॉन्स्टर होगा भाई उतना ही अच्छा होगा। ये बात सुनने के बाद तो आयरिस के अंदर भी एक कोर होता है जो कि करीब 1 मीटर से ज़्यादा होता है, इसलिए वह डरने लगती है। तो मैथ्यूज कहता है चिंता ना करने के लिए, भी उसको कोई भी हार्म नहीं करने वाला है, तो इसलिए टेंशन फ्री रही, हम बस मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करने वाले हैं। जहाँ पर कि एक मैजिक कास्टिंग लगा दिया जाता है लूरी के लिए। लूरी जब कास्टिंग कर रही होती है तो पीछे से आ जाता है मैथ्यूज, उसकी हेल्प करने लगा होता है, जिसको हाँ शायद वह हेल्प कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही होती है। जिसके बाद वे कास्टिंग करते हैं और उस कास्टिंग के बाद आयरिस उसको थोड़ी हेल्प करती है उसको कास्ट करने में मैजिक सर्कल के लिए। और जिसके बाद दिखाया तो ऊपर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सा आने लगता है, जिसके ऊपर जो सीलिंग्स होती है यानी ऊपर सारे जो स्टोन्स होते हैं सब टूटने लगे होते हैं और जिस वजह से सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे होते हैं। जब भाग रहे होते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन आ चुका होता है। इस मौके का फायदा उठाकर आयरिस को वह एक बेट के तौर पे यूज करता है, जो कि ड्रैगन उसके पीछे पड़ चुका होता है। और यहाँ पर लूरी हेल्प कर रही होती है एल्मा की, जो कि पॉइजनस एरोज को ऊपर शूट करने लगे होते हैं, जिससे कि ज्यादा एरो शूट करने में कामयाब हो सके। और इधर मैथ्यू भी अपनी कुछ मैजिक स्पेल यूज कर रहा होता है, जिससे कि वह अपनी ड्रैगन ब्रीथ यूज करने में कामयाब ना हो सके वह ड्रैगन। लेकिन इधर दोनों गर्ल्स उसके सामने खड़े होते हैं तो आयरिस आकर उसे चिढ़ाने लगती है, जिससे कि वह गुस्सा दिला रही होती है अपनी ड्रैगन ब्रीथ को यूज करने के लिए। जैसे भी ड्रैगन ब्रीथ को यूज करता है ड्रैगन, तो उसकी ही ड्रैगन ब्रीथ को उसके खिलाफ यूज करके फिर आसानी से उसको हरा भी देते हैं। उस ड्रैगन के रिमाइंड से बची होती है बॉडी, उसमें से एक बहुत बड़ा मैजिकल कोर भी मिला होता है, जिसकी वजह से लोग खुश होते हैं, जिसको लेकर वह अकेडमी वापस आ चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैथ्यू देख रहा होता है कि उनके पास में खुद का भी एक ग्राउंड पड़ा होता है जहाँ पर कि आयरिस की ट्रेनिंग करा सकते हैं, इसलिए उसको ट्रेनिंग पर लगा देते हैं, जिससे कि वह किस तरह से मैजिक्स को और डॉज कर सकती है, मैजिक अटैक डॉज कर सकती है, उसको बैलेंस किस तरह से बढ़िया कर सकती है और यहाँ तक कि ह्यूमंस के तौर पर किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा रह सकती है, ये सिखा रहा होता है। नेक्स्ट वह लूरी को भी कुछ अपनी इंचांटमेंट स्पेल सिखाता है, जिसको सारी को जैसे भी यूज करती है कि 8 स्पेल के साथ में एक गोल्डन स्वॉर्ड को क्राफ्टेड करती है। और यहाँ तक कि वह आलमा के जो एरोज होती हैं उनको भी और भी ज़्यादा ही इन्हांस कर देती है, अपनी वेपन्स को इन्हांस करती है और बाकी आलमा के वेपन्स को इन्हांस करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ में होते हैं। फिर मैथ्यू सभी के साथ में ऑल इन वन कर देता है और सबके साथ में प्रैक्टिस मैच करने लगता है और उन सबको आसानी से हरा भी देता है। इधर इस तरह से काफ़ी दिन बीत चुके होते हैं और सारे स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, सभी को बुलाया जाता है मैथ्यूज की हेल्प करने के लिए, जिससे कि अब बैरियर को बनाना स्टार्ट करेगा तो सारे स्टूडेंट्स उसकी हेल्प करें। इधर वह काम पर लग चुका होता है, लेकिन जब ये सब काम कर ही रहा होता है तो अचानक उसे महसूस होता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज वह सिटी से काफ़ी थोड़ी दूरी पर उसको कोई डीमंस की प्रेजेंस महसूस हो रही होती है। इसलिए अभी तो वह नहीं जा सकता, इस काम पर लगा, इसलिए दोनों गर्ल्स से कहता है लूरी और आलमा से कि दोनों गर्ल्स जाएं और वहाँ पर उन डीमंस से उन सभी को डील करें। इससे उसे पता चलता है कि उसने सिखाया है और उन दोनों गर्ल्स से कितनी स्ट्रॉन्ग कोचिंग, इस चीज़ उसे पूरा भरोसा है, इसलिए उन डीमंस के साथ में अकेले भेज देता है। जब ये गर्ल्स बाहर जंगल से पहुंची होती हैं तो उन्हें दिखता है एक बहुत बड़ा पोर्टल आकाश में खुला होता है। उस पोर्टल द्वारा यहाँ पर डीमंस आने की ट्राई कर रहे होते हैं, इसलिए दोनों ही फाइट के लिए तैयार होते हैं। जहाँ पर कि लूरी होती है उसके लिए जितने अच्छे हो सकते हैं उतने अच्छे एरोज को बना कर देती है, क्राफ्ट करके इन्हांस करके। जिसके बाद दिखाती एक फ्रेंड भी उनके साथ में आई होती है, जो कि शायद शो को देखने आई होगी। नेक्स्ट जैसे डीमंस तरफ आने लगते हैं तो भी एक एरो से शूट करती है और एक एरो के साथ एक डीमन को ढेर कर देती है, जिसके साथ में ही वह एक और डीमन आता है तो उसको भी शूट करती है। लेकिन वह बचने के बाद भी फिर से जाने लगता है अटैक करने के आलमा पर उसे खत्म करने के लिए, लेकिन लूरी जाकर एक स्वाड से उसके 2 टुकड़े कर देती है और वह पोर्टल भी क्लोज हो जाता है। इसका मतलब सारे डीमंस आने से वजह से वह क्लोज हो जाता है। लेकिन वे सोचते हैं अब तो हम जीत चुके हैं, अचानक से उनको महसूस होती है बहुत ज़्यादा डेमन प्रेजेंस, तो समझ जाते हैं ये तो बस एक ट्रैप था जहाँ पर हम लोगों को भेजा जा सके और हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो सके, इसलिए वापस चले जाते हैं अकेडमी, जहाँ पर मैथ्यू से ये सब बात करते हैं। तो बताने लगता है सेकंड अकेडमी पे लोग पहुंच जाए, कुछ वहीं पर नेक्स्ट अटैक होने वाला है। नेक्स्ट लोग सेकंड अकेडमी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि हेडमास्टर भी पहले से आ चुके होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उस अकेडमी को डिफेंड करने के लिए। लेकिन अचानक से एक आकाश में पोर्टल होता है, खुलने लगता है, जहाँ से एक डीमन निकल के आता है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के बारे में कास्ट करके अटैक कर देता है और सोचता है ये सभी जो चीटियां उनके सामने हैं सारी की सारी मरी जाने वाली हैं। लेकिन जब नीचे गौर से देखता है धुंध साफ होने के बाद तो पता चलता है सारी स्ट्रेंथ ने अपने ऊपर एक सील्ड मैजिक को यूज किया होता है और खुद को प्रोटेक्ट कर लिया होता है। हेडमास्टर तभी कहते हैं अटैक करने के लिए, जो स्टूडेंट्स अटैक कर रहे होते हैं मैजिक से जो वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहा होता है ज्यादा हाइट होने की वजह से। लेकिन तभी आलमा अपने एरो को शूट करने लगती है इस स्थिति को संभालने के लिए, लेकिन वह अपने बेयर हैंड से ही उस एरो को पकड़ लेता है। ये देखकर तो वे लोग शॉक्ड जाते हैं, बिकॉज अभी इस तरह से नॉर्मली फेस
चूहे से फाइट करेंगे तो बिल्कुल शायद उसको नहीं हरा पाएंगे। लेकिन इधर लूरी एक मैजिकल सर्कल बनाने की ट्राई कर रही होती है, एक कास्टिंग की, जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है, इसके फील्ड रह रही होती है। लेकिन आलमा कैद इंतजार ना करने के लिए वो सारी फ्रेंड्स जो होती हैं उसकी हेल्प करने के लिए, उसे टाइम बाय करने के लिए अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं एक साथ में ही, जिससे कि लूरी को और थोड़ा टाइम मिले और अपनी मैजिक को पूरा कर सके। वही देखकर खुश होती है और आखिरकार एक खतरनाक सा एरो बना लेती है और जिसको शूट किया जाता है। जैसे ही एरो को शूट करते हैं सारे फ्रेंड मिलकर मैजिक से अटैक करते हैं तो वो डीमन को हरा चुके होते हैं। वे सेलिब्रेट करने वाले होते हैं, उससे पहले सेम ही पावर के साथ वाले बहुत सारे डीमंस उनके सामने आ चुके होते हैं। अब उनके पास कोई चार नहीं बचा होता है, लेकिन अभी वो फाइट करने के लिए तैयार होते हैं कि फाइट करेंगे जब तक कि मैथ्यू अपना काम खत्म करके वापस नहीं आता है। इधर मैथ्यू जो अपने बैरियर का काम खत्म करके वापस आ जाता है तुरंत ही, और वह उनसे भी डीमंस से अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपनी लाइफ के लिए भीख मांगो तो मैं तुमको शायद जाने दूंगा। लेकिन वे लोग ये नहीं चूज करते हैं, फाइट करना चूज करते हैं और उनको वह कीड़े मकोड़ों की तरह वहीं पर मार देता है और सारे इनसे ढेर हो जाते हैं। सारे लोग उसके पास आते हैं और बहुत सेलिब्रेट करते हैं इस विक्ट्री के लिए, जिसके बाद वह बताता है उसके पास जो स्वाड है इसकी वजह से वह जीता है, जो कि लूरी ने ही इंचांटेड की होती है, इसलिए स्ट्रांग हो गई, इसलिए उसको जीतने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करने पड़ा। नेक्स्ट आगे जो होते हैं यहाँ पर बैरी का सेटअप किया गया होता है, जहाँ पर सारा काम खत्म हो गया होता है, लेकिन बस कोर का काम बचा होता है। मतलब कोर के अंदर मैजिकल्स क्रिस्टल डाले जाते रहेंगे तो ये बैरियर है सेटअप रहेगा। जो बैरियर जैसे ही पूरी सिटी के ऊपर आता है निकल के, तो सब लोगों के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल सीन देखने को मिल रहा होता है और पूरी सिटी अब प्रोटेक्टेड होती है। इस बात पर मैथ्यूज कहता है अभी हमारा बैरियर का काम खत्म हो गया, लेकिन सारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमको जो ड्रैगन वाइस क्रिस्टल मिला था उसको भी थोड़ा देखना होगा, जो कि यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन काम कर रहा है एनर्जी देने के लिए, उसको हमें खत्म करना होगा। सारे स्टूडेंट्स होते हैं हेडमास्टर के सामने फ्रंट लाइन पर आ जाते हैं, जिससे कि भी इस मैटर को डीमंस के अटैक करने से पहले हम उनके ऊपर हावी होकर खत्म कर सकें। जो भी ट्रैप सेट किए होते हैं मैथ्यूज वो सब काम कर रहे होते हैं डीमंस के खिलाफ। पहले जो वेव का अटैक होता है उसे स्टूडेंट काफी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन मैथ्यू पीछे ऊपर खड़ा होकर देख रहा होता है सब कुछ कैसे चल रहा है। फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव के काफी बॉस मॉन्स्टर्स आने लगे होते हैं, इसलिए अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ में टेलीपोर्ट हो जाता है फ्रंट लाइन पर, जिसके बाद तुरंत ही आयरस को ऊपर तरफ फेंक देता है और एक पंच के साथ में ही वो उस बॉस डीमन के लिए खत्म कर देती है। और नेक्स्ट लूरी और आलमा भी इस फाइट के लिए ज्वाइन करते हैं और आसानी से सेकंड वेव के सारे मॉन्स्टर को मार दिया जाता है और इस बार को खत्म करते हैं। लेकिन थर्ड वेव जो आती है वो फाइनल वेव होती है, जिसको मैथ्यू देख रहा होता है, लेकिन वो एक टॉर्नेडो टाइप होती है, बिकॉज जो फर्स्ट एंड सेकंड वेव के जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब करके एक टॉर्नेडो क्रिएट कर रही होती है। लेकिन मैथ्यू कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तुरंत ही कुछ मैजिक क्रिस्टल्स लेता है और जिन पर फेंक देता है उनको यूज करके आसानी से उसको रोक देता है। लेकिन वह वेव होती है वे एक बहुत बड़े जाइंट बॉल में बदल जाते हैं और सामने तरफ आ जाती है, जो मॉन्स्टर के ऊपर जाकर आयरस अटैक करती है और स्पीड से जाकर मैथ्यू भी उसके ऊपर से अटैक करता है। लेकिन उसके पैरों को भी जितना कट कर रहे होते हैं वो खुद को रीजनरेट करता जा रहा होता है हर एक अटैक को, उसकी रीजनरेशन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। लेकिन तभी मैथ्यू एक इंचांटमेंट यूज करके स्पीड से अटैक करता है, जो कि बार बार अटैक करता ही जा रहा होता है अपने आप ही, लेकिन स्पीड से जाकर उसके सर को अलग कर देता है और जिसके बाद हरा देते हैं। जिस बाद हेडमास्टर के पास आता है और कहता है कि अभी वह यहाँ पर जो भी हो सकता था उसने कर दिया, यहाँ पर जितनी दिक्कतें थी सब ठीक कर दी हैं, इसलिए अब इस सिटी को छोड़कर जाना चाहता है। तो हेडमास्टर ऐसा नहीं चाहते और चाहते कि यहीं पर और रुके, तो वह कहता है लेकिन वह चाहता है कि वे पूरी कंट्री है उसको पूरी को एक्सप्लोर करे, यहाँ पर अभी ऐसा कुछ काम नहीं बचा और इस अकेडमी के अंदर भी कुछ ऐसा नहीं बचा है जो कि मैं सीख सकूं, इसलिए मैं ऐसे जाना चाहता हूँ। हेडमास्टर उसकी बात को मान जाते हैं और उसको स्पेशल स्कॉलरशिप देते हैं, जिससे कि जब भी चाहे तो अकेडमी से हेल्प भी ले सकता है जब भी चाहे। इस पर तीनों गर्ल्स होती हैं, वह भी कहती हैं हम भी उसके साथ में जाना चाहेंगे, तो उनको स्कॉलरशिप दे दी जाती है, जिससे कि वे लोग भी उसके साथ में ही इस एडवेंचर पर जा सकते हैं। सारे फ्रेंड के साथ में अकेडमी को बाय करके वहाँ से निकल जाता है अपने न्यू एडवेंचर पर। सारी गर्ल्स होती हैं काफ़ी एक्साइटेड होती हैं इस न्यू जर्नी के लिए, एडवेंचर जर्नी के लिए। लेकिन नेक्स्ट में जब शाम तक जा रहे होते हैं तो उससे पूछते हैं अगर हम लोग कहाँ जाना चाहिए, तो बताता है हम यहाँ से पहले जाने वाले हैं मिल्किया डंजन की तरफ, जो कि यहाँ से पास ही है। इसमें काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं, करीब 100 फ्लोर्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसके बारे में लूरी बताती है। वह तो एक डंजन सिटी कहलाती है, बिकॉज डंजन के ऊपर ही एक सिटी को डेवलप किया गया है। ये सुनकर तो मैथ्यूज भी शॉक्ड होता है, बिकॉज पहले कभी भी उसने ऐसा नहीं सुना है कि इस तरह से एक डंजन के ऊपर एक पूरी सिटी को डेवलप कर दिया गया है। ये तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। लेकिन आलमा बताती है वो जो सिटी है उस डंजन्स को ही क्लियर करने के लिए बनाई गई है, या तो सिटी के अंदर हर कोई लगभग एक एडवेंचर ही है। लेकिन इस बात पर कहते हैं यदि हम पूरा राउंड लेकर जाएंगे तो हमको कई वीक्स लगने वाले हैं। लेकिन इस बात पर मैथ्यूज का तो अलग ही प्लान होता है, वैसे जंगल के अंदर से जाना चाहता है। इस बात पर आलमा कहती है तुम्हें पता हो जंगल के अंदर जो मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं वह स्मार्ट मॉन्स्टर पाए जाते हैं, जो उन्हें जाना जाता है वे काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ वैसे वे आसानी से
आयरिस को भी लेकर उड़कर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैथ्यूज उन चैलेंजेस को फेस करना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए अंदर से ही जाते हैं। इतना टाइम चलने के बाद भी उनको एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा होता है, वे काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं। अब आयरिस को भी भूख लगने लगी होती है, इसलिए कहते हैं भूख लगी है। इस बात तो लोरी कहते हैं क्यों ना हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन आलमा अपनी स्टोरी से काफ़ी सारा खाना निकालने वाली होती है। उससे पहले मैथ्यूज से रोकता है और कहता है हम जब जंगल में ही हैं तो क्यों ना हमें थोड़ा फ्रेश फूड खाना चाहिए। यहाँ पर किसी मॉन्स्टर को हंट करते हैं, उसकी मीट को खाते हैं, एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। हम स्मार्ट मॉन्स्टर को भी देख लेंगे और हमारा खाने का भी इंतजाम हो जाएगा जो कि फ्रेश होगा। लेकिन वह गर्ल्स के साथ में जाएगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए गर्ल्स से वहीं पर रुकने के लिए कहता है। स्पीड से खुद अकेला ही चला जाता है। जब स्पीड जा रहा होता है तो देखता है काफ़ी सारे कुछ क्लाउड मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर में फॉलो कर रहे होते हैं। इसलिए समझ जाता है कि कोई स्मार्ट मॉन्स्टर है जो कि इंटेलिजेंट है, वो उन सभी को ऑर्डर दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो सोचने लगता है आसपास में कोई ना कोई मॉन्स्टर होगा जो कि मुझ पर नजर रख रहा है, और मेरे ख्याल से अभी जो टाइम है तो उसका अटैक करने का भी होना चाहिए, मुझ पर अटैक करने वाला है। सेम होता भी है, वह जो इंटेलिजेंट मॉन्स्टर होता है वो कोई और नहीं बल्कि मंकी होता है। लेकिन तो वह तो पकड़ कर उसको ले आता है उन गर्ल्स के पास में और कहता है चलो इसका मीट प्रिपेयर करो। लेकिन इतना डरावना सा लग रहा होता है कि गर्ल्स डर जाती हैं और कहती है कितना फ्रीकिंग डरावना अगली है। इस पर कहता है ठीक है, उसको कैंसिल कर देते हैं। फिर स्टोरी से एक और निकालता है जो कि एक बोर होता है, जिस कहता है ये तो ठीक है ना। उस बोर को देखने के बाद गर्ल्स काफी खुश होती है। लोरी होती है तुरंत ग्राउंड के अंदर से आयरन को प्यूरिफाई करती है जिससे कि वह एक पॉट को तैयार कर सके, और जिसके बाद आयरिस होती है कुछ लकड़ियों के इंतजाम करने लगे होते हैं। लेकिन जब ये सब देख ही रहे होते हैं तो पता चलता है आलमा जो कि कुछ ही एक सूप को बना रही होती है, लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि आलमा की कुकिंग से हुआ होता है। ये उन जो चीज़ें डाली उसके वजह से नहीं हुआ होता है, बल्कि उसकी जो फायर कंट्रोल की जो स्किल है ना वो इतनी अच्छी है कि हर एक चीज़ को धुआं धुआं कर सकती है। इसलिए आयरिस भी अपने खाने को उससे छुपा रही होती है जिससे कि वह उसको ना पकाए। नेक्स्ट भी लोग खाने को प्रिपेयर करते हैं, उनको काफ़ी पसंद आया होता है। आयरिस तो दब कर खा रही होती है, सारे लोगों का पसंद आया होता है, वो लोग दब कर खा रही होती है। लेकिन तभी आलमा कहती है हे मेरे पास में कुछ स्पेशल सूप भी है जो खाने के बाद एक डिजर्ट के तौर पर काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई भी उसको पिक नहीं करना चाहता है, लेकिन आयरिस तुरंत ही हिम्मत करती है और वह पी लेती है, और तुरंत ही रिग्रेट कर जाती है अगर उसने ये चूज ही क्यों किया ड्रिंक करने के लिए। नेक्स्ट वे लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और मैथ्यूज कहता है अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, बिकॉज अभी आयरिस की जो प्रेजेंस है उसके वजह से जो भी स्मार्ट मॉन्स्टर्स हैं वे हम लोगों के करीब नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है कि हम उनका सामना कर सकें। और वैसे भी उस मंकी जैसे स्मार्ट मॉन्स्टर हैं जिस पर उसे कुछ भी रुचि नहीं है, इसलिए मिल्की सिटी तरफ निकलना जल्द से जल्द जरूरी है। नेक्स्ट शाम हो रही होती है, तब तक वह पहुंच चुकी होती है मिल्की सिटी यानी डंजन सिटी, जहाँ पर कि वह सोच रही थी एक सिटी है तो काफ़ी लेवली सिटी होगी। लेकिन वे लोग देखते हैं कि वह सिटी है वह कोई लेवली नहीं बल्कि वह काफ़ी अधिक क्विट एंड शांत होती है, और यहाँ तक कि वह काफ़ी ज़्यादा कम लोग उसमें देखने को मिल रहे होते हैं। लेकिन वह पूरी सिटी के बीच में एक लैंटर्न या लैंप को देखते हैं जो कि एक पिलर होता है, जिसके पास जाकर देखने लगता है जिसमें काफ़ी अलग उसे पावर महसूस हो रही होती है। फिर समझ लगता है इसकी जो मैजिक है वह ड्रैगन बेल पिलर की तरह काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है, इसीलिए उस तरफ देख ही रहा होता है। एक शॉप ओनर उसको आवाज़ देता है और कहते हैं हे तुम उस पिलर से जल्द जल्द दूर हट जाओ, बिकॉज बार बार काफ़ी टाइम पर एकदम ब्लास्ट होता है जिससे कि लोग काफ़ी मर चुके हैं, काफ़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। जैसे ब्लास्ट होता है तो मैथ्यूज अपनी सारी पार्टी को उसे सेव कर लेता है, लेकिन कहता है आखिर ऐसा कोई भी क्यों बनाएगा सिटी के अंदर जो इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। लूरी की बात सुनने के बाद बताता है ये सब लॉर्ड का ऑर्डर है, पहले हम इस लैम्प को जलाने के लिए मैजिकल स्टोन्स का यूज किया करते थे, लेकिन जिसके बाद लॉर्ड ने ऑर्डर दिया है कि मैजिकल स्टोन्स वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, इस तरह से कोई भी उनका यूज नहीं करेगा, और जिसकी बात से उन्होंने ये पिलर बना दिया है। इस बात पर मैथ्यूज कहता है तो मतलब ये सब लॉर्ड का करा हुआ है जिस वजह से ये इतनी ज़्यादा एम्प्टी सिटी है और इतनी अनपॉपुलर सिटी है। तो वह कहते हैं हाँ बिल्कुल, लॉर्ड ने ज़्यादातर लोगों को 10th फ्लोर पर डंजन के भेजा था जिससे कि वह वहाँ पर एडवेंचर के लिए जाएं, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पर जाने के बाद मर ही रहे हैं। इस बात पर कहता है ठीक है, तो फिर अभी अपने हाथ में लेता है इस काम को संभालने के लिए, उस लॉर्ड को भी देखने के लिए और सिटी को ठीक करने के लिए। इसी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और जाने से पहले सोच रहा होता है हमें पहले एडवेंचर को ले जाना चाहिए, जहाँ पर जाने के बाद हमें परमिट बनाना होगा, जिसके बाद ही हम लोग डंजन के अंदर एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलो एडवेंचर गोल में जाते हैं, जहाँ पर कि वे कहते हैं हमें एक परमिट चाहिए जिससे कि हम डंजन के अंदर एंट्री कर सकें। लेकिन इस बात पर एडवेंचर परमिट के लिए वह तुरंत ही मना करती है और कहती है एक चेतावनी देती हुई कि वैसे हम तो इस परमिट को इशू नहीं करते हैं, सब काम लॉर्ड के हाथ में, लॉर्ड खुद ही इस परमिट को इशू करते हैं, लेकिन इसकी चेतावनी देती हूँ बिकॉज वह जब भी किसी को परमिट इशू करते हैं तो वह काफ़ी सारे टास्क उनसे करवाते हैं जो कि उनके पर्सनल के लिए होते हैं, लेकिन वह काफ़ी खतरनाक भी होती हैं, और जिस वजह से काफ़ी सारे एडवेंचर्स के साथ में काफ़ी बड़ी बड़ी खतरनाक कैजुअलिटीज भी हुई हैं। इसलिए मैं तुमको यही कहूँगी कि तुम इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, बिकॉज वह काफ़ी अधिक खतरनाक मिशन देते हैं अपने लिए उस परमिट के बदले में। इस चीज़ को सुनने के बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा होता है लॉर्ड पर। लेकिन सभी गर्ल्स से पूछता है वैसे गर्ल्स क्या तुम मेरे साथ में आने के लिए तैयार हो इस चीज़ के लिए? तो सारी गर्ल्स अब कहाँ जाएँ? वे कहती हैं हाँ बिल्कुल हम लोग तुम्हारे साथ में तैयार हैं कुछ भी करने के लिए। मैं कहता ठीक है 4 परमिट्स को इशू किए जाए, लेकिन तब ये गर्ल आकर बताती है काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि हमारी सिटी पर अटैक कर रहे हैं, इसलिए जो एडवेंचर्स हैं वो जाकर उसकी हेल्प करें। लेकिन जो एडवेंचर्स होते हैं पहले से काफ़ी इंजर्ड होते हैं, अब सिटी के अंदर कोई भी एडवेंचर नहीं बचा होता है हीलर्स के छोड़कर। लेकिन
इस बात पर कहता है मैथ्यू, जिसके बाद में भर की चीट स्किल्स होती हैं, कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। यहाँ से जाने लगता है हीलिंग करने के लिए उन सभी लोगों को, लेकिन देखता है तो काफ़ी सारे जो एडवेंचर्स होते हैं बहुत बुरी तरह से इंजर्ड पड़े होते हैं। ये देखकर तो वह काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और कहता है आखिर इतने सारे लोगों के साथ में ये सब कैसे हुआ, आखिर इस सिटी की जो हीलर्स हैं वह कहाँ पर गए हैं। इस बार एक गर्ल होती है रिसेप्शन पर बताती है लॉर्ड है उन्होंने सारे हीलर्स को इस सिटी से निकाल दिया है बिकॉज उनको लग रहा था कि वे केवल यहाँ के जो रिसोर्स है उनको बर्बाद कर रहे हैं। इस बात से तो अब मैथ्यूज को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा होता है लॉर्ड पर और वो उसको अच्छे सबक सिखाना चाहता है। लेकिन उससे पहले वे जाने लगता है उस बंदे के पास जो कि सबसे ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड होता है, उसके पास जाकर वे हीलिंग करने लगता है। लेकिन वहाँ पर 3 हीलर्स आती हैं और वे कहते हैं ये आखिर तुम इस तरह से क्या करो, बच्ची कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन कहते हैं तुम अपना काम करो, यहाँ से दफा हो जाओ, हीलर के तौर पर तुम कुछ कर नहीं रहे हो। वह अपना जो फील्ड क्वेस्ट होता है इन लोगों के हिसाब से उसको यूज करने लगता है और हीलिंग करने लगता है। लेकिन उसकी हीलिंग एबिलिटी जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा लगभग परफेक्ट होती है। उसके हर एक ब्लड वेसल्स को भी, अंदर के ऑर्गन्स को भी पूरी तरह से हील करती हैं और कुछ टाइम के अंदर ही जो बंदा इतने मरने की हालत में होता है वह परफेक्ट हो जाता है। ये देखकर तो हीलर भी शॉक जाते हैं और समझ जाते हैं बच्चा कोई मजाक नहीं है, वह काफ़ी स्ट्रांग है। ने सभी हीलर्स भी मिलकर उसकी हेल्प करने लगे होते हैं। लगभग सारे फ्रेंड्स और हीलर्स मिलकर कुछ घंटों के अंदर ही सारे जो एडवेंचर्स होते हैं उनको उस स्थिति में ले आए होते हैं जैसे कि ये पहले थे। और नेक्स्ट वे लोग अब मैथ्यूज के लिए एक एल्डर हीलर बुलाने लगे होते हैं। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही मैथ्यूज होता है जो एल्डर हीलर होता है उससे पूछने लगता है आखिर जो ओल्ड लॉर्ड थे उनको हटाने के बाद ये यूजलेस लॉर्ड को लॉर्ड क्यों बना दिया गया। इस बात पर हीलर बताता है ये सब काफी टाइम पहले की बात है, जो हमारे लॉर्ड थे पहले वे अचानक से बीमार हो गए और सोते सोते मर गए, जिसके बाद से जो लॉर्ड की पोजीशन थी इस बंदे ने ले लिया। और जब से ये बंदा लॉर्ड बनाए तब सिटी को उसने और भी ज्यादा वर्स बना दिया, एक बिल्कुल बेकार बना दिया है। इस बात पर समझ आता है कि शायद इन सब के पीछे भी किसी एक डीमन का ही हाथ हो सकता है। लेकिन इसके बारे में वह कुछ करने से पहले एक किंग के लिए लेटर लिखता है जो कि अकेडमी के लिए। लेकिन उस लेटर को लिखने के बाद वह एक फेक लेटर के नीचे उस लेटर को लगा देता है। यानी इस तरह से कि लोग लेटर पढ़ेंगे तो ऊपर वाले ही पढ़ेंगे, बस उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कोई सीक्रेट मैसेज भी है। नेक्स्ट वे लोग साथ में सो रहे होते हैं तो मैथ्यूज और लूरी को तो नींद ही नहीं आ रही होती है बिकॉज आज पहली बार सेम रूम के अंदर होते हैं, इसीलिए उनको नींद नहीं आ रही होती। हाँ बेशक उन्होंने डिफरेंट बेड्स को यूज किया होता है लेकिन फिर भी उनको नींद तो आ ही नहीं रही होती है और पूरी रात भी लोग जागते हैं और सोच रहे होते हैं शायद कोई मिरेकल हो और जिससे कि एक दूसरे से कनेक्ट भी हो पाए। इस तरह से पूरी रात निकल जाती है उनको जागते ही। नेक्स्ट डे सुबह जब वे जागे होते हैं तो वे एडवेंचर गोल्ड में आए होते हैं। एक मॉन्स्टर को मारने के बाद उसके कर्व दिखाते हैं। इस बात पर रिसेप्शनिस्ट गर्ल कहती है अरे इसको तो हम अभी नहीं बता सकते बिकॉज इसको हमें पहले लॉर्ड को वेरीफाई करना होगा और फिर वही है जो कि इसके अकॉर्डिंग ही पैसे दे सकते हैं। इस बात के लिए तुरंत ही लॉर्ड को भी खबर की जाती है कि एक बड़ी मॉन्स्टर को कुछ एडवेंचर्स ने मारा है। ये देखने के बाद तो वह खुश हो जाता है कि सच में इस तरह के लोग भी हैं जो कि इतने बड़े मॉन्स्टर को मार सकते हैं। इसलिए कुछ लोगों को भेज देता है जिससे कि वह उनके पीछे छुड़ा सके। नेक्स्ट मैथ्यू जब जा रहा होता है अपनी टीम के साथ में तो उसे पहले पता चल चुका होता है कि कोई तो है जो कि हमारा पीछा कर रहा है और वह इस चीज से पूरी तरह से देखना चाहता है। इसीलिए वे एक पतली सी एलवी की तरफ जाने लगता है और सारी गर्ल्स से टेलीपैथी द्वारा बताता है हमारा पीछा किया जा रहा है लेकिन नॉर्मली एक्ट करो। लेकिन जैसे भी एक एलवी में जाते हैं तो पीछे सारे लोग होती हैं उन तरफ ही आ जाते हैं उसको घेरने के लिए। लेकिन वह अपनी कंसील स्किल को यूज करता है सभी लोगों के ऊपर और वहां से गायब हो जाते हैं। बिल देखकर शॉक्ड जाता है आखिर ये बच्चे अभी इस एलवे में आए थे जो कि आगे से ब्लॉक्ड है, आखिर वह गए किधर। लेकिन पीछे से भी लोग आते हैं और पूछते हैं हे अंकल क्या आपको इधर का रास्ता पता है। रास्ते को पूछता है अपने रूम के लिए। इस बात पर लोग देखकर शॉक्ड जाता है कि पीछे से कैसे आ गए। वे ऐसे इग्नोर कर रहा होता है कि वे उन लोगों को जानता ही नहीं है। वे लोग उसकी तरफ एक तरफ पॉइंट कर देते हैं। इस बात पर मैथ्यूज कहता है अगर तुम्हें कैसे पता है कि हम और मेरे फ्रेंड्स हम लोग वहाँ रहते हैं। इस बात पर वे लोग पकड़े जा चुके होते हैं कि हम पकड़े गए हैं, इसलिए पहले मैथ्यूज को ही अपने अंडर में ले लेते हैं जिससे कि वे और लोगों को डरा सकें। इसलिए उसके सारे दोस्तों से कह रहे होते हैं कि अभी कभी सरेंडर कर दो वरना हम तुम्हारे दोस्त को मार देंगे। मैथ्यूज वह भी इस तरह से अपना चेहरा बना लेता है जैसे कि यहाँ पे किसी कितने ज़्यादा डर लग रहा है, बिल्कुल इमोशनल चेहरा। यहाँ पे अपने फ्रेंड से भी कह रहा होता है कि कुछ भी ना करने के लिए वरना हाँ मेरी लाइफ खतरे में आ जाएगी। और वे लोग समझ रहे होते हैं कि हाँ उन्होंने काफ़ी अच्छा चाल चली है और उन्होंने सही बंदे को पकड़ा है। इस बात को देखने के बाद तीनों गर्ल्स होती हैं उनकी हालत तो कुछ ऐसी होती है कि वह जगह नहीं मिल रही होती है कि कहीं छुप कर भी हंसने लगे बिकॉज सामने हंसना ठीक नहीं है ना। वे हंसी अपनी रोक ही रही होती है, बस कंट्रोल करने की ट्राई कर रही होती हैं। और लेकिन वे लोग भी सोचती है अब जैसा मैथ्यूज करना चाहता है उसी के प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग भी उसका साथ देने वाले हैं, इसलिए वह भी डरने की एक्टिंग करने लगती हैं। वे सभी लोग होते हैं पहले पता होता है कि मैथ्यूज में सबसे ज़्यादा वीक है उन लोगों के बीच में बिकॉज वह केवल हीलिंग मैजिक को ही जानता है और बाकी सारे फ्रेंड्स में से, इसीलिए उन्होंने मैथ्यूज को ही अपने अंडर में लिया जिससे कि वो उन सभी लोगों को डरा सके। लेकिन आयरिस होते हैं उससे वे कह रहे होते हैं कि अभी कभी तुम पीछे हटो, लेकिन वह तो एक उंगली से ही उसकी स्वाद को तोड़ देती है और बाकी सारे लोग होते हैं उनको ऊपर धोना स्टार्ट कर देती है। वह बंदा देखकर शॉक्ड जाता है आखिर उनका एक फ्रेंड इस तरह से उसके कब्जे में है, उसकी उन्हें चिंता ही नहीं इस तरह से वे कैसे रेकलेसली बिहेव कर सकते हैं। आयरिस को
कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए जाकर वह लीडर को भी ढेर कर देती है। लेकिन जिसके बाद में मैथ्यू जो होता है उन सभी के ऊपर अपनी ट्रैकिंग स्पेल को यूज करता है, जिससे कि वे ट्रैक कर सके अगर इनका लॉर्ड कहाँ पर रहता है और कौन डीमर है जो कि इन सबको ऑपरेट कर रहा है। नेक्स्ट जब सुबह जागते हैं तो उसके पास एक लेटर आया होता है जिसमें कि एक बंदे ने किंग का होता है मैसेज उसने बुलाया होता है एक सीक्रेट जगह पर, जहाँ पर वे लोग मिलने चाहते हैं और मैसेंजर भी वहीं पर होता है। यहाँ पर मैसेंजर अपने बारे में बताता है और उसको तुरंत ही आकर ग्रीट करता है मैथ्यूज के लिए और बताता है मैंने यहाँ पर इसलिए आपको बुलाया है जिससे कि कोई भी लॉर्ड या फिर लॉर्ड के व्यक्ति को पता न चल पाए कि हम लोग यहाँ पर हैं। जहाँ पर कि वह किंग ने जो भी आदेश दिया होता है या परमिशन दी होती है उसे बताता है कि आप जाकर लॉर्ड को अरेस्ट कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से कस्टडी में ले सकते हैं, फुल्ली आपको परमिशन है, पूरी छूट दी गई है। ये बात का तो इंतजार कर रहा था मैथ्यू इतने टाइम से ही। कहता है ठीक है तो फिर हम साथ में चलते हैं और अपनी ट्रैकिंग स्पेल को यूज करके पहुंच जाता है लॉर्ड को उस मेंशन में जहाँ पर कि वे लोग बैंडिट्स भी आए होते हैं। लेकिन ये देखकर शॉक जाता है कि बाहर के साथ में कोई बंदा भी नहीं होता, जो काफी टेंस लग रहा होता है कोई गार्ड ना होने से। इसलिए ट्रैक करके देखता है अंदर की साइड कितने, तो काफी सारे लोग अंदर भरे पड़े होते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए और सोचता है शायद उन लोगों ने पहले प्लानिंग कर रखी है। वह जो बंदा आया होता है मैसेंजर कहता है लगता है लॉर्ड को पहले तुम्हारे प्लान के बारे में पता है कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, इसलिए उसने पहले तुम्हारा वेट कर रहा है, इसलिए तुम लोगों को अभी के लिए थोड़ा बैकअप कर लेना चाहिए। लेकिन वह कहता नहीं मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि लॉर्ड ने क्या प्लानिंग कर रखी है और वे क्या करना चाहता है। इसलिए तुरंत ही वह फ्रंट डोर से एंट्री कर जाते हैं पांचों लोग मिलकर। लेकिन सारे जो लोग होते हैं वह तुरंत ही सामने से घेर लेते हैं और कहते हैं ओ ये कितने बड़े फूल्स हैं जो कि हमारे पूरे प्लान ही फंस गए, ऊपर से केवल 5 लोग ही आए जो हमसे फाइट करने के लिए आए हैं। लेकिन जैसे एक बार में अटैक कर रहे होते हैं तो तुरंत ही ल्यूरी होती है जो कि उन सभी को अपनी शील्ड द्वारा ब्लॉक कर लेती है। लेकिन मैथ्यूज को पता होता है उसके फ्रेंड काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनको काफ़ी टाइम लगेगा इन सभी के साथ में डील करने के लिए, इसीलिए अपनी एक थंडर लाइटिंग को यूज करता है, हैवी लाइटिंग, जिससे कि सभी को एक अटैक से ढेर कर देता है। मैसेंजर काफ़ी शॉक्ड जाता है और सोच रहा होता है तो इसीलिए तो किंग ने मुझसे कहा था कि मैथ्यू के बैड साइड पर ना आऊँ और हमेशा कोऑपरेट करूं जो वह करना चाहता है। नेक्स्ट पे ऊपरी साइड जाने लगे होते हैं बिकॉज वह 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है और सोच रहे होते हैं कि लॉर्ड है वह ऊपर की फ्लोर पर ही होगा। लेकिन जिस तरह की मैथ्यूज की डिटेक्शन स्किल्स होती हैं इससे पहचान लेता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट पैसेज भी है। तुरंत ही सीक्रेट पैसेज के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इधर दिखाया था लॉर्ड इस सिटी का होता है, बैठा होता है, सोच रहा होता है कि शायद मेरे ख्याल से अब तक तो मैथ्यू जो बच्चा है उसकी पूरी टीम के साथ में उसके लोगों ने खत्म कर दिया होगा। अचानक जब मैथ्यू आ जाता है उस सबको सरप्राइज कर देता है। मैथ्यू का शॉक जाता है कि ये बच्चा यहाँ पर कहाँ से आ गया और कर क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन मैथ्यूज कहता है सच में कितनी सरप्राइजिंग बात है, तुमने मुझे मारने के लिए भेज दिया और यहाँ तक तुम मुझे जानती भी नहीं हो मैं कैसा दिखता हूँ। वह कहता है ओ बच्चे तो तुम सच में अपनी डेथ को ढूंढते यहाँ पर आए हो, इसीलिए अपनी जो भी हिडन लोग होते हैं उन सभी को भी बुलाने के लिए कहता है। सारे लोग होते हैं आने लगते हैं, लेकिन एक अटैक काफी होता है मैथ्यू का उन सभी को ढेर करने के लिए और सबको वह ढेर भी कर देता है। ये देखकर तो लॉर्ड शॉक दे जाता है। वह तुरंत ही कहता है तुम अरेस्ट करने के लिए मैसेंजर से। लेकिन लॉर्ड कहता है कि तुम इस तरह से मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते वरना बहुत बहुत बड़ी कैजुअलिटी तुमको झेलनी पड़ेगी। लेकिन मैथ्यूज कहता है चिंता मत करो जो भी तुम्हारे पीछे मैं सबको देख लूंगा, तुम अभी के लिए अभी जेल में जाओ। वो उसको मैसेंजर को पकड़ा देता है, वो अरेस्ट कर लेता है। लेकिन नेक्स्ट उसको कुछ पेपर्स मिलता है और फिर वो सोचने लगता है ड्रैगन बेल पिलर है उसके बारे में, यदि कोई भी डीमन जाकर वहाँ ऑपरेट करने की ट्राई करेगा तो बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता है सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसलिए वह भी कोई भी कैजुअलिटीज को ध्यान में रखते हुए इस सभी चीज में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहता और इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है प्यार से। इसलिए मैसेंजर से कहता है तुम अभी इसको लेकर वापस किंगडम चले जाओ, बाकी मैटर को मैं देख लूंगा। अब अचानक से उन्हें काफी बड़ा एक अर्थक्वेक महसूस होता है जिससे कि वह अटैक करने की ट्राई करता है कि क्या हो रहा है, तो पता चलता है काफी सारे डीमंस जो कि इसी तरफ आ रहे हैं। वह बताने लगता है ये सब जरूरी उस ड्रैगन बेल प्लेयर की वजह से हो रहा है, वे लोग इधर ही तरफ आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 2 घंटे का टाइम उन्हें मिल्की सिटी आने में लगने वाला है। इसलिए तब तक वे लोग पहुंच जाते हैं डंजन के अंदर जिससे कि वहां पर उस ड्रैगन बेल पिलर है उसको तो भी खत्म कर सके, उसको हटा सकें, जिससे कि जो और भी समनिंग है डीमंस के पर रुक सकें। लेकिन तभी आयरिस होती है एक जगह खुदाई करना स्टार्ट कर दी जिससे कि वो ड्रैगन बेल पिलर के लिए ढूंढ सके, जिससे वे कामयाब भी रहते हैं। लेकिन तभी वे एक चीट स्किल का यूज करता है जिससे कि उनसे बैरी बनाता है और कहता है तुम्हारे सब लोगों के ऊपर मैंने एक टेलीपैथी मैजिक को यूज कर दिया, जैसे यदि हम दूर दूर भी रहेंगे तब भी हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाएंगे, इसलिए चिंता की बात नहीं है। और लूरी को यहीं काम पर लगा देता है जिससे कि ड्रैगन बेल पिलर के आसपास में जो भी ट्रैप्स होते हैं उन सभी को क्लियर करने के लिए, उसको पूरी तरह से अच्छी स्थिति में लाने के लिए इधर जो भी डीमंस अटैक करने आ रहे होते हैं मैथ्यूज उन सभी को ढेर कर देता है। जिसके बाद उसका सामना होता है एक डीमन से जो कि एक मैजिकल सर्कल को एक्टिवेट कर रहा होता है, जिसे देखकर समझ जाता है कि उसे पता होता है कि मैथ्यूज यानी मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, इसलिए मेरे लिए पहले से ये प्रिपेयर है। लेकिन मैं बंदा भी किसी से बात कर रहा होता है और समझ जाता है
मैथ्यूज वही बंदा है जो कि स्ट्रॉन्ग है और जिसके पास में फेलियर क्वेस्ट है और जिसके बारे में उसने बॉस ने कहा है। मतलब दोनों लोग एक दूसरे की असलियत ठीक से पहचान चुके होते हैं। मैथ्यूज कहता है चलो मुझे कम से कम एक तो अच्छी फाइट देखने को मिलने वाली है इस बंदे के साथ में, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। स्पीड से अगर अटैक करता अपनी स्वार से तो वह बंदा तुरंत ही अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। मैं कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और मैं तुमको आसानी से अब ढेर करने वाला हूँ। लेकिन तभी टेलीपैथी द्वारा उसका जो लॉर्ड होता है वो उससे कहता है इस तरह से मैथ्यूज को अंडरएस्टिमेट ना करो तो तुम सोच रहे हो। उसके क्लोज कैंपर्ट में बिल्कुल भी मत फंस जाना, उसे दूर से अटैक करना, क्लोज जाने की ट्राई भी मत कर लेना। अभी वह समझ चुका होता है लॉर्ड जो कह रहे हैं भाई मानना ठीक है। वह कह रहा होता है तुम्हारी फ्रेंड के साथ में एक एक को खत्म करने वाला हूँ, बस तुम देखते रहो, पहला नंबर तुम्हारा ही है। और इसीलिए वह मैथ्यू के ऊपर लॉन्ग रेंज से अटैक करना स्टार्ट कर देता है जो कि काफ़ी सारे मैजिक से अटैक कर रहा होता है। लेकिन मैथ्यू जो होता है जो कि उन सभी से डॉज करने में आसानी से कामयाब हो रहा होता है, लेकिन वह नहीं समझ पा रहा होता कि अभी नेक्स्ट उसे क्या करना चाहिए या फिर वह किस तरह से अटैक करने चाहिए। और वह अपने लॉर्ड से फिर से कॉन्टैक्ट करता है तो उसको लॉर्ड से पता चलता है कि जो फेलियर क्वेस्ट है वह अब तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेस्ट है। इसीलिए अभी वह लॉन्ग रेंज से अटैक करे और वह उसको ट्रैप में कुछ फंसाने की भी ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके जो ट्रैप्स होते हैं वह तो पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो चुके हैं। लूरी ने सब कुछ खत्म कर दिया होता है ड्रैगन प्लपर से जो भी ट्रैप्स होते हैं। ये बात उसको पता चलती है कि अब वह तो अपने लॉर्ड के साथ में ठीक से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन जैसे वह अटैक करना स्टार्ट करता है मैथ्यू जिसके ऊपर मैजिक से, तो सभी को अपनी एक शील्ड से ब्लॉक करने लगा होता है। बिकॉज वह शील्ड होती है फेलियर क्वेस्ट के लिए ही खासतौर से बनाई हुई शील्ड होती है, इसीलिए सारे अटैक्स उससे ब्लॉक भी हो पा रहे होते हैं। लेकिन वह अपनी स्वार्ड से जाकर उस बैरियर को ही तोड़ देता है और जिसके बाद अटैक करता है, जिसमें अंदर पीछे तरफ चला जाता है और लास्ट में बस अपने लॉर्ड से कॉन्टैक्ट करने की ट्राई कर रहा होता है और पूछता है लॉर्ड क्या ऐसा हो सकता है कि मैथ्यूज जो पुराने गियास था उसका रेनकार्नेशन हो। ये सारी जो कन्वर्सेशन होती है मैथ्यूज भी सुन पा रहा होता है, इतना स्ट्रांग होता है। इसीलिए वह कहता है सच में ये तो काफी इंटरेस्टिंग है कि कोई और बंदा भी मुझे मिल चुका है जो कि जान चुका है कि हजारों साल पहले वाला मैं ही मैथ्यूज गियास हूँ। ये बात सुनकर तो वो लॉर्ड कहता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं इस बात पर बिलीव नहीं कर सकता। ये तुम सच में गियास होते तो शायद अब तक तो तुम मुझे भी हरा चुके होते। मैथ्यू समझ जाता है कि वह बंदा है कौन जो मेरे बारे में जानता है, इसीलिए वो उसकी आइडेंटिटी को जानना चाहता है। और लॉर्ड भी तुरंत ही अपने उस डीमन से कह देता है कि अपनी फुल पावर को यूज करने के लिए एक बार में अटैक करने के लिए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है, काफी सारी मैजिक से अटैक करने लगा होता है। लेकिन जिस सबसे डॉज करने के बाद मैथ्यू जी अटैक के साथ में उसको ढेर कर देता है, उसके सामने बंदा कहाँ टिकने वाला होता है। और अभी ड्रैगन बेल पिलर होता है उसको पूरी तरह से रिपेयर कर दिया गया होता है, उसी वजह से सारे जो डीमन समन हुए थे वैसे यहाँ से डिसअपियर हो चुके होते हैं। मैथ्यू सभी को कांटेक्ट करता है और कहता है तुम लोगों ने सच में काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन मेरे लिए अभी कल एक ही काम बचा है। वो उस ड्रैगन को ट्रैक करने की ट्राई कर रहा होता है जो कि उसकी असलियत को भी जानता है और अभी उससे बात कर रहा था। वही डीमन दोबारा से उसे टेलीपैथी द्वारा कांटेक्ट करके कहता है कि तुम मुझको कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। मैं कहता है ये तो मैं तुमको ढूंढ कर ही रहूंगा। मैं कहता तुम हजारों साल मेहनत करने के बाद भी नहीं ढूंढ पाओगे। मैथ्यू कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो वह कहता है उसके लिए तुम्हें पहले मुझे ढूंढना तो होगा ना। नेक्स्ट विलेज का बैठकर कैंपिंग कर रही होती है तो मैथ्यू सोचता है कि शायद मुझे अपना एक ट्रैकिंग डिवाइस जो मैंने हजारों साल पहले बनाई थी उसको यूज करना चाहिए डीमन को ढूंढने के लिए। लेकिन उसको तो उसी रेगेडिया अलायंस में जाना होगा जो कि पास के किंगडम है और इसको वाटर को पार करके जाना होगा। मैं कहता है इसके लिए मुझे किंग से परमिशन लेनी होगी, इसके लिए हमें अब वापस अकेडमी चलना चाहिए। इस बात के सब लोग तैयार हो जाते हैं अकेडमी जाने के लिए। नेक्स्ट पहुंच चुके होते हैं कैपिटल, जहाँ पर जब अकेडमी में देखती हैं तो उनकी जो सेकंड अकेडमी होती है वह अभी रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। वह पूरी तरह से क्रैप बदल गई होती है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो भी काम चल रहा होता है जिसके बारे में एडवर्ड यानी हेडमास्टर से पूछता है तो बता दें हमने अकेडमी हम उसको दोबारा से बना रहे हैं जो कि पूरी तरह से एक फोर्ट्रेस की तरह होने वाली है। बिकॉज अभी जो स्टूडेंट्स पर अटैक हुआ है डिमंस वगैरह का भी, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं ऐसे कोई दोबारा कैजुअलिटी हो। ये फोर्ट्रेस की तरह टोटल होने वाली है जिससे कि कोई भी डीमन अंदर की तरफ पेंट्रेट करके भी नहीं आ सकता है और उसकी पूरी सेफ होने वाली और पूरी अकेडमी शुरू से न्यू बन रही है एक फोर्ट्रेस की तरह। इस बात पर वह भी काफ़ी खुश होता है और कहता है लेकिन क्या अभी जो फर्स्ट सेकंड अकेडमी क्लास की स्टूडेंट्स हैं उन सभी की क्लासेस को रोक दिया गया है, सस्पेंड कर दी गई हैं। इस बात पर हेडमास्टर बताते हैं नहीं, अभी के लिए सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट अकेडमी में भेज दिया गया है। और वैसे ही फर्स्ट अकेडमी का जो हेडमास्टर होता है फैकस उसको तो यहाँ से हटा दिया गया है। तो सारे स्टूडेंट्स अभी एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं और एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। भाई कहने लगता है भाई यहाँ पर बस जो डीमन पीछे था मिल्किया सिटी के अंदर उसके बारे में बात करने आया है और उसके बारे में ट्रैक करना चाहता है। इस बात पर हेडमास्टर कहते हैं तो काफ़ी अच्छा है ना, तुम उसको ट्रैक करो, तुम्हें कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हमारी अकेडमी हेल्प करेगी, यहाँ तक कि किंग की जरूरत पड़ेगी तो वे भी हेल्प करने वाले हैं। वह कहता है बिल्कुल, इसके लिए मुझे रेडेनिया अलायंस जाना होगा जहाँ पर कि मुझे थोड़ा सा काम है, बॉर्डर पार करके जाना होगा, इसलिए मुझे परमिशन चाहिए। इस बात पर हेडमास्टर बताते हैं रेडेनिया अलायंस वह तो एक ऐसी अलायंस है जो हमारे साथ में काफ़ी अच्छी अलायंस बना कर रख रही है, इसलिए तुम किंग से कहोगी तो वह तुम्हारे लिए वहाँ तक जाने की परमिशन बना देंगे और जो कि कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला होता है और इसलिए मैथ्यूज कहता है कि अभी वह भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा है उसमें वह हेडमास्टर की हेल्प करने वाला है। हेडमास्टर काफ़ी खुश होते हैं, इसीलिए अब वह भी काम पर लग चुका होता है। जो भी आर्किटेक्ट का काम होता है या फिर जो भी बिल्डिंग्स होती है उनमें हेल्प कर रहा होता है।
उसके जो भी फ्रेंड्स होते हैं वह भी काफ़ी अच्छी हेल्प कर रहे होते हैं, जो भी बेस्ट कर सकते हैं अपना पूरा बेस्ट कर रहे होते हैं। वह सब जो भी मॉडिफिकेशन हो सकती है उन सब के बारे में बता रहा होता है, किस तरह से फोर्ट है उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वह भी काफ़ी हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन आयरिस होती है वह भी अपना पूरा बेस्ट कर रही होती है इन सभी जो भी न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं उन सभी को तबाह करने के लिए भी। नेक्स्ट उनको परमिशन मिल चुकी होती है न्यू कंट्री में जाने के लिए, इसलिए वह भी अपनी पार्टी के साथ ही वहाँ से निकल पड़ता है न्यू कंट्री में जाने के लिए। लेकिन बाकी जो गर्ल्स होती हैं वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं, बिकॉज कभी भी अपनी किंगडम को छोड़कर किसी और कंट्री में किंगडम में नहीं गई होती हैं, इसलिए वो काफ़ी एक्साइटेड होती हैं। लेकिन एक ही चीज़ ज़्यादा सोच रही होती हैं, वहाँ पर अच्छा फूड तो होगा ना। नेक्स्ट इस तरह से सारे बॉर्डर्स को पार करते हुए रेडिनी एलांस होती है वहाँ पर पहुँच चुकी होती हैं, जहाँ पर कि मैप निकालता है और पता चलता है उसका जो ट्रैकिंग डिवाइस आखिर वह कहाँ पर है। तो पता चलता है वह एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी सारी मैजिक कैलेमिटी होती रहती है, इसलिए काफ़ी खतरनाक जगह मानी जाती है, इसलिए पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। लेकिन फिर भी उसको तो अंदर घुसना होगा, और जो कि पूरी तरह से सरकार की मंजूरी गवर्नमेंट की मंजूरी से ही जाना होगा। इस तरह से इलीगल जाना ठीक नहीं है, इसीलिए सबसे पहले उसको जाना होगा एडवेंचर गोल्ड, जिसका एक ही तरीका है अपनी रैंक को पहले बढ़ाओ, जिसके बाद ए रैंक का कम से कम होने के बाद ही उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में तुम जा सकते हो। सबसे पहले पहुंच जाता है एडवेंचर गोल्ड में, जहाँ पर कि एक बंदा उसका वेलकम करता है। पहले से किंग द्वारा उसको पता चल चुका होता है कि यहाँ पर मैथ्यूज आने वाला है, उसके बारे में जो कारनामे होते हैं उसके बारे में काफ़ी सुना होता है, इसलिए तुरंत ही वह उसकी हेल्प के लिए मान जाता है। जहाँ पर कि मैथ्यूज बताने लगता है अपने बारे में कि वह उस रिस्ट्रिक्ट एरिया में घुसना चाहता है, इसलिए उसे ए रैंक पर होना होगा कि हेल्प कर सकते हैं। वह कहते हैं ठीक है, ये अच्छा ये एक स्पेशल रिकमेंडेशन होता है, इसलिए वो तुरंत ही उसको ए रैंक का टेस्ट देने के लिए मान जाते हैं। लेकिन जहाँ पर जेलोस नाम का एक बंदा आता है और जो कि उनका टेस्ट लेने वाला होता है, लेकिन जो कि एक एक्स रैंक एडवेंचर होता है। लेकिन जेलिस को देखने के बाद वह बंदा कहता है मैं तो वैसे किसी और इंस्ट्रक्टर को बुलाने वाला था जिससे कि तुम्हारा टेस्ट ले सके, लेकिन अभी जेलिस यहाँ पर उपलब्ध है तो भाई टेस्ट लेने वाला है, लेकिन मैं तुमको ये रिकमेंड करूंगा कि तुम उसके साथ में टेस्ट ना दो, बिकॉज उसने जितना लोगों के भी टेस्ट लिया है वे सब के सब फेल्ड ही हुए हैं। लेकिन इस बात में मैथ्यूज कहता है उसको फर्क नहीं पड़ता कि टेस्ट लेने कौन आने वाला है, उसको फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि वह तो उसके सामने बस हारने वाला है, उसको पास होना है। लेकिन फिर भी उसे ट्राई करता है बताने की कि तुम इसके बाद थोड़ा समझो, उसकी टेस्ट से आता कोई भी स्टूडेंट पास होकर नहीं गया है, लेकिन फिर उसे एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी पूरी प्रिपरेशन करा दी जाती है। नेक्स्ट भी लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पर कि जेलोस होता है तीनों गर्ल्स को बिना टेस्ट दिए ही पास कर देता है कि तुम लोग पास हो गए। मैथ्यूज कहता है कि बंदा करने की क्या ट्राई कर रहा है, लेकिन देखकर लग रहा होता है कि शायद वह बंदा मैथ्यूज में ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, डुएल करने के लिए इसी बाकी गर्ल को वह पास कर चुका होता है। वह जानना चाहता है मैथ्यूज आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज मैथ्यू काफी फेमस हो चुका होता है, एक डीमन सीनियर हीरो के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए उस हीरो को वह कैपिटलिटीज को जानना चाहता है। इसीलिए दोनों लोग फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और मैथ्यूज भी देखना चाहता है कि बंदा जो एस रैंक बता रहा है खुद को लिए आखिर वह कितने ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वह भी उसके काउंटर के लिए तैयार होता है। लेकिन वह बंदा जिलवस होता है, वह कहता है मैं अपने आप को बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ, इसलिए तुम भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में आना, वैसे मैं कोई मैजिक पावर को यूज नहीं करने वाला हूँ। बाकी गर्ल्स होती हैं वह भी काफी चिंतित हो रही होती हैं, लेकिन सोच रही होती हैं शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना। लेकिन इधर नेक्स्ट जो बंदा होता है वह अपनी फाइट के लिए तैयार होता है, लेकिन उससे कहता है कि मैं अभी कोई भी अपने ऊपर मैजिक यूज नहीं करने वाला हूँ, तुम अपने लेकिन पूरा बेस्ट देना, अपनी पूरी मैजिक को यूज कर सकते हो जितना भी तुम यूज करना चाहो। इस बात पर मैथ्यूज कहता है मतलब तुम मुझे वीक समझ रहे हो, इसलिए तुम मुझे इतना एडवांटेज दे रहे हो करने के लिए, तुम्हें लगता है मैं हरा नहीं पाऊंगा। लेकिन वह कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस मैजिक कभी भी यूज नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम यूज करने के लिए। लेकिन जब फाइट के लिए जा रहा होता है तो अपनी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से एनहांस मैजिक को यूज कर लेता है, यानी स्ट्रेंथ एनहांसिंग मैजिक को यूज कर लेता है, जिससे कि तुरंत अटैक करने के जाने लगता है बहुत ज़्यादा स्पीड से। मैथ्यू सोचने लगता है अभी कह रहा था मैजिक यूज नहीं करेगा, लेकिन अपनी बॉडी पर एनहांसिंग मैजिक यूज कर रहा है। लेकिन जैसे ही अटैक करता है इतनी ज़्यादा स्पीड से तुरंत ही मैथ्यू जो होता है डॉच कर लेता है। मैथ्यू सोचता है शायद वह अनकॉन्शियसली ही इस मैजिक को यूज कर रहा है इसीलिए, लेकिन नेक्स्ट जैसे बंदा अटैक करता है तो आसानी से मैथ्यू जो होता है ब्लॉक कर पा रहा होता है। दोनों की जो स्वार्ड्स होती हैं आसानी टकरा रही होती हैं और दोनों ही काफ़ी अच्छी फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन केवल स्वॉर्डमैनशिप का यूज कर रहा होता है मैथ्यू इसके खिलाफ। इसलिए वह बंदा कहता है जेलस आखिर तुम इस क्या अपनी पावर्स को होल्ड बैक करो मेरे सामने, तुम मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं दिला रहे इस फाइट में, इसलिए अपनी पूरी पावर को यूज करो, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। इस बात पर मैथ्यूज कहता है ठीक है यदि तुम कह रहे हो तो अब वह बंदा भी क्या कर सकता है, स्पीड से जाकर अपनी स्वार्ड से अटैक कर देता है, लेकिन वह बंदा और भी ज्यादा अपनी एनहांसिंग मैजिक को यूज कर रहा होता है अनकॉन्शियसली ही, इसलिए तुरंत ही वह स्पीड से अपनी काफी सारी मैजिकल एबिलिटी को यूज करके दिखा रहा होता है मैथ्यूज को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन वह भी सेम कॉपी करके उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे बंदे को ढेर कर देता है। इस बार उसके पास जाता है और कहता है तुम मैजिक इसलिए यूज नहीं करते ना क्योंकि तुम्हें स्पेल कास्टिंग की काफी कम नॉलेज है ना। ये बात सुनकर बंदा शौक जाता है, लेकिन मैथ्यूज अपनी लिखी हुई जो मैजिक की बुक्स होती है उसको तुरंत दे देता है और कहते हैं इससे तुम सारी मैजिक को यूज करना सीख जाओगे। वह बंदा ये देखकर शौक जाता है, लेकिन फिर जब बुक खोलकर एक स्पेल को यूज करना ट्राई करता है तो उसका पूरा सर होता है बॉयल होने लगा होता है। वह कहता है सबसे पहले मुझे एक ऐसा कोई मैजिक बताओ जिससे कि मुझे हेड ना हो। इस बात तक कहता है ठीक है तो फिर तुम सबसे पहले एक हीलिंग स्पेल को सीखना चाहिए जिससे कि तुम इस चीज़ों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसे ट्राई करता है तो फिर से उसको हेड होने लगा होता है।
मतलब इस बंदे को पढ़ने में मन नहीं है बिल्कुल। और नेक्स्ट अब भी सभी लोग होते हैं ए रैंक एडवेंचर बन चुकी होते हैं, इसीलिए आप अपनी जर्नी पे जाने के लिए निकलना चाहते हैं। इस बात पर एस रैंक जेलस होता है, बताता है जिस तरह से तुम जाने वाले हो उस रिश्ते से एरिया में जिसके बारे में उसने काफी खबरें सुनी है। एक ही बात बताना चाहेगा, वहाँ पर एक सिटी बढ़ती है फोकिया, जहाँ पर काफी सारे हाई लेवल एडवेंचर्स हैं, वे अभी गायब हो गए हैं, इसलिए तुम इसको ध्यान में रखना। उस बात को ध्यान में रखता है और तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब जा रहे होते हैं तो उसको कुछ 2 गार्ड्स मिले होते हैं, लेकिन गार्ड्स उनको कुछ उनके कार्ड देते हैं जो कि उनकी आइडेंटिटी के लिए होते हैं, जिनको चेक करने के बाद उसे पता चलता है इन सभी पर कुछ सीक्रेट मैसेज लिखे हुए हैं, जिनका मतलब होता है यदि हम इन कार्ड्स को लेकर जाएंगे उस दूसरे कार्ड्स के पास में आगे चल के, जिनको पहले पता होगा इन सभी कार्ड्स के सीक्रेट मैसेज के बारे में, वो तुरंत ही हमारे खिलाफ एक्शंस लेंगे। और इन टेक्निक्स पे पहले से काफ़ी बार गुजर चुका है और जो कि डीमंस यूज करते हैं। ये बात से पक्की पता चल रही है कि जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वो डीमंस के कंट्रोल में है। लेकिन दिखाया जाता है मुसीबत के बारे में, तो मुसीबत तो पहले से उनका इंतजार कर रही होती है, जो काफ़ी सारे बैंडिट्स होते हैं उन पर नजर रख रही होती है। लेकिन इसके बारे में मैथ्यूज को भी पहले पता चल चुका होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, इसीलिए बात कहने लगता है यहाँ पर काफ़ी सारे हाई लेवल एडवेंचर आने के बाद गायब हो जाते हैं। उन सब के पीछे जरूर डीमंस का हाथ होगा उन सभी को गायब करने में। लेकिन मैं कहता है इतनी सारे जो बैंडिट्स हैं उन सभी को भी उसे ढेर करना होगा, लेकिन मैं ज़्यादा कमोशन नहीं करना चाहता है, बस उन सभी को बेहोश करना चाहता है। इसके लिए बल्लोरी और आलमा के लिए कुछ मैजिक आइटम देता है और कहता है कि पीछे से जाकर सीख के लिए तुम इसका यूज करना, जिससे सभी अनकॉन्शियस हो जाएंगे और तब तक के लिए हम डिस्ट्रैक्ट करके रखेंगे उन लोगों के लिए। और तुरंत ही वह आलमा और लोरी का 2 होलोग्राफी बना देता है जिससे कि बिल्कुल सेम ही लग रही होती हैं, और उनको भेज देता है वहाँ से छुपकर और किसी को पता ना चले इसके बारे में। वे लोग इस तरह से कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देते कि सामने तरफ जा रहे हैं, और तभी सामने जाने के बाद चैलेंज कर देते हैं बैंडिट्स को कि सामने निकल के आओ, उस तरह से छुपी हुई क्या हो। लेकिन बैंडिट्स तभी बहुत सारी एरो से अटैक करने लगे होते हैं, जिनको सभी को वे दोनों लोग मिलकर स्ट्रगल कर रहे होते हैं बचने में, ऐसा प्रिटेंड करते हैं। नेक्स्ट पीछे के साइड पे दोनों गर्ल्स पहुंच जाती हैं और उस मैजिकल आइटम को यूज करती हैं, जैसे स्मोक निकलती है और सारी बैंडेड ढेर हो चुकी होती हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन ये बात भूल चुकी होती हैं कि वह जो स्मोक है वो उन पर भी तो अफेक्ट करने वाली है, इसीलिए दोनों भी वहीं पर सो जाती हैं प्यार से उन सभी बैंडेड के साथ में। लेकिन मैथ्यूज तुरंत ही पहुंच जाता है उनको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए। नेक्स्ट पे पहुंच चुकी होती हैं फोकी सिटी के बाहर, जहाँ पर कि छुपकर देख रही होती है तो सिटी के अंदर से काफ़ी सारे डीमंस की प्रेजेंस महसूस हो रही होती है। लेकिन लोरी होती है भी उन सभी प्रेजेंस होती है उन डीमंस की महसूस कर पा रही होती है, जो कि करीब 30 से ज़्यादा होते हैं। वह शॉक्ड जाता है कि इतनी सारी इकट्ठी डीमन यहाँ पर कर क्या रहे हैं। डीमंस होते हैं वो तो अकेले ही काम करना ज़्यादातर पसंद करते हैं, ग्रुप में नहीं। तो वह कहने लगता है ये काफ़ी अधिक गार्डेड भी लग रही है सिटी, तो मेरे ख्याल से अंदर डीमंस होंगे वे सारे के सारे ही डेमी डीमंस होंगे, जो कि डीमन प्रजाति होती है उनसे काफ़ी अलग होती हैं और जो कि ग्रुप में काम कर सकती हैं। जैसे कि प्योर डीमंस होते हैं अपने अलग काम करना पसंद करते हैं, लेकिन इनका थोड़ा अलग होता है, इसीलिए काफ़ी सारे गार्ड्स भी खड़े होते हैं सिटी गेट पर, तो इससे अंदर नहीं जा पाएंगे, इसलिए एक सीक्रेट पैसेज को वो खोलता है और वहाँ से जाने लगता है अंदर तरफ किसी भी सस्पेशन को ना देखते हुए, जो कि एक नाला सा गया होता है अंडरग्राउंड में। फिर जो अंदर तरफ चलते जा रहे होते हैं तभी मैथ्यूज को महसूस होता है कि सामने कोई गार्ड खड़ा है, लेकिन वह नहीं चाहता है कि किसी का भी सस्पेशन वहाँ जाए, इसीलिए उसको सीक्रेटली अनकॉन्शियस कर देता है, जिससे कि वह उसको नहीं पहचान पाएगा कि वह क्या कर रहा है, सारे सेंसेस बंद कर देता है। नेक्स्ट वे लोग वहाँ से निकल के चले जाते हैं और आगे तरफ जा रहे होते हैं। तभी सिटी में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये क्या सारे जो लोग हैं वे काफ़ी अलग वियर्डली बिहेव कर रहे होते हैं, जैसे कि शायद वे काफ़ी ज़ॉम्बीज बन चुके हों। लेकिन जब उनमें से चेक करता है एक बंदे को तो पता चलता है उनके ऊपर एक स्पेल को कास्ट किया गया है, जो कि उनकी माइंड कंट्रोल कर रहे होते हैं और जो कि एक ज़ॉम्बी की तरह उन सभी को बिहेव कराया जा रहा होता है। इस बात लोरी कहती है हमें सिटी में कुछ तो करना होगा ना, मतलब अभी जो उसकी मशीन लेने का काम है इम्पोर्टेंट बेशक है, लेकिन फिर भी अभी सिटी को भी बचाना थोड़ा पहले प्रायोरिटी बन चुकी होती है। इसलिए नेक्स्ट जो लोग देखते हैं तो सभी एक जगह जा रहे होते हैं फैक्ट्री के पास में काम करने के लिए, जिनके ऊपर वहीं पर एक स्पेल को यूज किया जा रहा होता है इस तरह की माइंड कंट्रोल को। इसलिए वह भी सोचता है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें उस फैक्ट्री के अंदर ही जाना होगा, लेकिन उससे पहले वह अपने सारे फ्रेंड्स होते हैं उनके ऊपर एक डिफेंसिव मैजिक को क्रिएट कर देता है, जिससे कमांड कंट्रोल का जो मैजिक है उनके ऊपर ना हो पाए। वे सारे लोग साथ में मिल जाते हैं और इस तरह से एक्ट करते हैं कि वह भी कंट्रोल में हो चुकी है उन स्पेल से, और अंदर फैक्ट्री के चले जाते हैं, अंदर जाकर रिसर्च कर सकें कि चल क्या रहा है। अंदर जाने में पता चलता है कि फैक्ट्री के अंदर कुछ रिफाइनिंग का काम चल रहा होता है, जो किस तरह के और को होते हैं उन सभी को वह रिफाइन करके कुछ क्रिस्टल निकाल रहे होते हैं, जिनको पहचान लेता है तुरंत ये तो मैजिकल ऑर्ब्स हैं, लेकिन जो कि एक एक्सप्लोसिव के तौर पर काफ़ी खतरनाक होते हैं। यदि टन्स ऑफ इस तरह की मैजिकल ऑर्ब्स को रिफाइन कर लिया जाए एक किंगडम की उड़ाने के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन चिंता की भी बात नहीं है बिकॉज इसकी रिफाइनिंग बहुत ज़्यादा स्लो है, काफ़ी डिकेट लग जाएंगे इतना सब इन्हें रिफाइन करने के लिए भी। लेकिन इस सब के लिए उन्हें सभी सिटीजन्स को सेव करना होता है, इसीलिए उनको एक प्लान बनाना होगा। उन सभी से कहता है उसके पास एक फुल प्रूफ प्लान है, जिसके लिए उनको डीमंस और बाकी सारे लोग हैं उन सभी को अलग अलग करना होगा। इसके लिए
बैठ जाता है और सभी को अपना प्लान होता है एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है अगर हम किस तरह से काम करने वाले हैं और उसी काम के अकॉर्डिंग सब लोग पूरी तरह से अपना अपना काम पूरा करने वाले हैं। नेक्स्ट नाइट हो चुकी होती है, दिखाया सिटी के बाहर से एक मैजिकल लाइट ऊपर की तरफ जाती है, सारे डीमंस होते हैं उनकी भी उसकी तरफ ही ध्यान जाता है और भागकर जाने लगते हैं कि वहां पर चल क्या रहा है। सारे डीमंस उस तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं लेकिन उनकी नजर जाती है आयरिस के ऊपर। वे डीमंस जाकर तुरंत जैसे उसको पकड़ने वाले होते हैं पीछे से आ जाता है मैथ्यू, उसको ढेर कर देता है। बिल्कुल स्लोली प्यार से एक एक कर को मारने लगे होते हैं जो भी डीमंस दिख रहे होते हैं। उनका लीडर होता है डीमंस का, वह भी नहीं समझ पा रहा होता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उनकी एक ही बात लग रही होती है कि सामने जो मैजिकल कुछ बीम दिख रही है उस तरफ ही जाना है। फिर नेक्स्ट बताया जाता है प्लान के बारे में। प्लान ये होता है कि आयरिस के अंदर जो मैजिक है उसको यूज करने वाले होते हैं मैजिकल प्लेयर के तौर पर, जिससे कि सारे डीमंस उस तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे आयरिस की तरफ ही, समझेंगे शायद यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है इसलिए उस तरफ ही जाने लगेंगे। लेकिन उनको एक एक एलिवे से जब निकल के आ रहे होंगे तो सबको अलग अलग करके उन्हें खत्म करना होगा, जिससे भी एक साथ में एक जगह ना मिल पाए और एक एक करके हम लोग आसानी से उनसे डील कर सकें, जिससे बड़ा क्यास कोई ना फैले और लोगों की भी जान खतरे में ना आए। सेम इस तरह से हो रहा होता है, करीब 8 से ज़्यादा लोगों को उसने मार दिया होता है। जो आयरिस पर अटैक करने जा रहे होते हैं उनका तो पता ही है कि क्या होने वाला है, लेकिन कुछ डीमंस सब समझ रहे होते हैं कुछ तो गड़बड़ है इसलिए वहाँ से भागने की ट्राई कर रहे होते हैं वापस। लेकिन मैथ्यू उन सबको कहाँ छोड़ने वाला होता है, वो उन सभी को एक एक करके ढेर कर रहा होता है। उनका लीडर जो कि समझ रहा होता है कि शायद जो भी लोग मर रहे हैं उसके उन सबके पीछे आयरिस का ही हाथ है। ये काफी अच्छा मैथ्यूज के लिए भी मौका होता है, इसलिए मैथ्यू जो अपने दोनों गर्ल्स होती हैं उनसे भी कह देता है मैजिक यूज करने के लिए। सेम वे करने लगी होती है अपने मैजिक को यूज, और इसके बाद एक एक्सप्लोजन स्टोन के साथ में एक्सप्लोजिव मैजिक से डीमंस को खत्म कर रही होती है ट्रैप्स में, जिसके साथ में जब वो खुद को संभालने की ट्राई करते हैं तो मैथ्यूज उनको खत्म कर देता है। लॉर्ड अभी भी नहीं समझ पा रहा होता कि यहाँ पर सिचुएशन क्या चल रही है। शायद डीमन भी इसी चीज़ से कंफ्यूज होते हैं आखिर किस तरह से वे लोग हैं मारे जा रहे हैं, लेकिन उनको बदला भी तो लेना होता है अपने सारे साथियों को, इसलिए उनका लॉर्ड कहता है सभी लोगों से अपने मैजिक डिटेक्शन को यूज करने के लिए, जिससे कि वे अपने उन इंट्रूडर्स को पकड़ सके जो भी सिटी के अंदर से घुस आए हैं। तुरंत जैसे मैजिक डिटेक्शन यूज करती हैं तो वे कुछ भी पता नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उन सभी लोगों ने अपनी मैजिक से अपनी मैजिक प्रेजेंस को छुपा रखा होता है। लेकिन फिर भी और भी डीमंस को मार रहे होते हैं जो कि 22 हो चुके होते हैं। जिसके बाद उनका लॉर्ड जाकर कर्स को चेक करता है तो पता चलता है उस कर्स पर उसे 2 मैजिक प्रेजेंस को महसूस करता है, जिसे पहचान जाता है कि कोई भी एनिमी एक नहीं बल्कि 2 है। ये कोई है जो कि सीक्रेटली असैसिन कर रहा है, इसीलिए उस गर्ल को तो पकड़ ही लेंगे जो भी है, लेकिन उससे पहले हमें उस इंट्रूडर को ढूंढना होगा जो कि सीक्रेटली असिस्ट कर रहा है। इसलिए उनके पास एक प्लान होता है, जैसा कि वह कर रहे हैं वैसे ही सेम वह भी करने वाले हैं, वह भी उस तरह से ही ट्रैप्स को यूज करने वाले हैं। मैथ्यू देख रहा होता है सारे डीमंस ऐसे इकट्ठे होते जा रहे हैं, इसीलिए वह उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करके जाने लगता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है। लेकिन उनका लॉर्ड कहता है ठीक है हम जैसा वह कर रहे हैं वैसे ही हम करेंगे, हम भी ट्रैप्स को यूज करेंगे, उन सभी को खत्म कर देंगे, हमारे जो भाई मरे हैं उन सभी का हमें बदला लेना होगा। इसीलिए सभी लोगों से कहता है फाइट का अटैक करने के लिए। लेकिन वे सारे डीमंस होते हैं कुछ भी करें उससे पहले ही वहां पर आ जाता है एस रैंक जेलियस, और जो कि एक डीमन पर अटैक करता है और डायरेक्ट जाकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है उन डीमंस का जो लॉर्ड होता है उसके ऊपर, और वह पूरी तरह से घिरा होता है। लेकिन फिर उनके लॉर्ड को चैलेंज कर रहा होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता छोटे छोटे मच्छर उसके आसपास वे क्या करेंगे। मैथ्यू वहां पर पहुंच जाता है और जिस तरह से जेलियस को देखता है उसकी हेल्प करने के लिए आसपास के सारे डीमंस को खत्म कर देता है, और जहां पर कि आयरिस भी आ जाती है उनकी सभी की हेल्प करने के लिए। इसके बाद वह इंस्ट्रक्ट करने लगता है किस तरह से क्या करना है, लेकिन वह कहता है तुम छोड़ो मैं खुद ही सब देख लूंगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए इसके सामना करने के लिए। लेकिन वह स्ट्रगल कर रहा होता है उस डीमन के सामने, वैसे भी एक मेन कैरेक्टर नहीं है तो इसीलिए उसको तो चोटें वगैरह तो लगनी पक्की हैं और वह स्ट्रगल तो करने वाला है। लेकिन नेक्स्ट वह बताता है उसने उसकी मैजिक बुक के अंदर से एक स्पेल को भी सीखा है, और इसीलिए उसके साथ जब फाइट कर रहा होता है तो उसके बाद उस स्पेल को यूज करने लगता है, जो स्पेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन फिर भी उस स्पेल के अटैक के साथ में ही वह उसको ज़्यादातर इंजर्ड नहीं कर पा रहा होता है, हल्का फुल्का इंजर्ड। आखिरकार इतनी फाइट करने के बाद भी एक दूसरे को इंजर्ड करते हैं, और फिर जेलस होता है जो कि जीत चुका होता है। सारे जो भी ह्यूमंस होते हैं वो उसके कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं और देखने आकर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन वो डीमन बनने के बाद तुरंत उठता है, अटैक करने जाने लगता है दोनों गर्ल्स में से एक के ऊपर, जिससे किसी न किसी को तो अपने साथ में ले ही जाए हेल में। लेकिन उससे पहले मैथ्यू जाकर उसको ब्लॉक कर लेता है, शौक जाता है कि ये डीमन तो अभी मर चुका था ना, दोबारा से कॉन्सिस्टेंस में कैसे आ गया। इस बात पर एक आवाज आती है कि ये मैं हूँ जो कि मैंने इस बॉडी को अपने कंट्रोल में लिया है जिससे कि तुमसे बात कर सकूँ। अभी तो मैं सील के अंदर कह दूँ, लेकिन जल्दी मैं इस सील से आजाद हो जाऊंगा, ये काफी कमजोर होती जा रही है। इससे हमें एक बात तो पता चल जाती है कि वह बंदा कहीं पर कैद है या फिर अब तक जीवित नहीं हुआ है पूरी तरह से। नाइट वह सबको इग्नोर मारता है और तुरंत जेलियस को जाकर हील करने लगता है, उसकी जो बूंद क्रैक्स होती है उनको भी ठीक कर देता है। पूरी तरह से हील होने के बाद बंदा अपने बारे में बताता है कि वह एक एस रैंक एडवेंचर है क्राउड। अभी से वह इस पूरे टाउन का इंचार्ज अपने हाथों में लेता है, और जिसके बाद में वह इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने वाला है। जिसके बाद ऐसे ही भीड़ के अंदर से वह कुछ लोगों को पिक कर लेता है और उनको ऐसे ही हाई पोजीशन दे देता है। उन सभी में से एक को पिक करता है और कहते हैं तुम इस कंट्री के आज से लॉर्ड बनने वाले हो।
हो। मतलब सब लोग समझ जाते हैं इस बंदे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि इस कंट्री के साथ में क्या होता है, बाहर में जाओ। नेक्स्ट उसको बताता है अभी का तुम्हारा काम खत्म हो गया, इसलिए वहां से जाने के लिए भी कह देता है तुम अपना काम करो, सभी लोगों से कहता है अपना काम तुम भी करते रहो। नेट बेलू निकल पड़ते हैं अपने वहीं फॉरबिडन प्लेस की तरफ, जहाँ पर कि उन्हें जाना होता है। उस एरिया में जाने के बाद आकर पहुंच जाते हैं, एक कैसल होता है पुराना सा, हजारों साल पुराना। वहाँ पर जाने के बाद बताता है यहाँ पर हमें अंदर जाना होगा, रूइंस के अंदर, जहाँ पर कि एक रूइन होती है जिसको वो खुद ही ऑपरेट करता है, खोल के अंदर सब चला जाता है, जहाँ पर कि उसे एक मशीन दिखती है जिसको वो ओपन करने लगता है। लेकिन तभी जिसके पास में लुरिया आती है और एक स्वाड दिखाती है और कहती है स्वाड इसको वो काफी अच्छी तो लग रही है दिखने में, लेकिन कोई मैजिक नहीं है इसके आसपास में, आखिर ये कैसी है। इस पर पहचान जाती तो हजारों साल पहले उसने बनाई थी भाई है, और जिसको उसने ऐसी मजे मजे बना लिया था टाइम पास करने के लिए। लेकिन वहाँ पर आलम एक वेपन लेकर आती है, कहती है इसके अंदर मैजिक तो बहुत ज़्यादा है लेकिन काफ़ी यदि हैवी है, यदि ज़्यादा मैजिक यूज किया जाए तो बहुत तबाही मचा सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कैंस को लेकर आने लगती है आयरस और कहती है सच में कितनी अच्छी लग रही है, बहुत पुरानी लेकिन फिर भी अच्छी है। एक को ओपन करती है तुरंत ही भाई नॉकआउट हो जाती है। नहीं रियली आखिर ये क्या समझ, हजारों साल चीज़ें होती हैं पुरानी, कितनी अच्छी होंगी। नेक्स्ट वह भी उस मशीन को तुरंत ही ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है और उन सिगरेट्स को यूज करने लगता है जो कि उसे फोकिया से मिले थे, जिनसे उसे एक बात तो पता चल जाती है फोकिया के पीछे और मिल्किया के पीछे और यहाँ तक कि उसके सेकंड एकेडमी के पीछे जो डीमंस का अटैक हुआ था, बस सबके पीछे एक ही डीमन होता है जिसके बारे में उसे अभी कुछ नहीं पता होता है कि वह कहाँ पर है, लेकिन वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो है, उसे ये देखकर ही पता चल रहा होता है। इसीलिए वह कहता है हमको उसको देखना होगा कि वह कहाँ पर, इसीलिए जो उसे सिग्नेचर मैजिक मिला था उसे ट्रैक करने की यूज करने लगता है अपने मशीन से। लेकिन जिसकी ट्रैक करने के बाद काफ़ी सारे एरर्स उसके सामने आने लगे होते हैं, उसे कोई लोकेशन नहीं पता चलती है, तो समझ जाता है ये सब एक की वजह से हो सकता है कि वह जो डीमन अभी भी कैद है, लेकिन वह अपनी मैजिक को इस तरह से फ्रीली यूज कर पा रहा है, तो मतलब वह जल्दी उसकी जो सील है वहाँ से निकलने वाली है। लेकिन उसके सामने जो फोटो आई होती है उस डीमन की, जिस देखकर पहचान भी लेता है कि ये डीमन कौन है, वह कहने लगता है ये तो जॉड्रियस है, और जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है। यदि अभी के साथ में उसके साथ फाइट करे तो कोई भी उसके पास मुकाबला का चांस ही नहीं है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन है। उसको पहले भी लोग नहीं हरा पाए थे, इसलिए उसको कैद कर दिया गया था उस टाइम। और यदि अभी से वह सैकड़ों ईयर्स तक ट्रेनिंग करेगा तब भी वह इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं बन पाएगा कि उस डीमन लॉर्ड को हरा सके। लेकिन बाई चांस यदि वह इतना स्ट्रॉन्ग बन भी गया उस डीमन लॉर्ड को हराने के लिए, तब भी वह जो फाइट होगी उसको हराने के लिए उसमें करीब पूरे वर्ल्ड को ही वह तबाह कर देंगे। उसे आइडिया आता है कि जो उसने वेपन जो क्रिएट किए उनको यूज किए जाए जिससे कि उसको हरा पाएगा। लेकिन वह तो अभी क्रैप बदल चुकी होती हैं हजारों सालों में, लेकिन बाकी जो वेपन है इस तरह से वर्ल्ड में इधर उधर फैले होंगे। लेकिन तभी से एक वेपन की प्रेजेंस महसूस होती है जो कि रॉयल कैपिटल में रॉयल ट्रेजरी के अंदर होता है, इसलिए तुरंत ही वापस जाने लगता है आइस किंगडम के लिए। इधर दिखाया जाता है जॉडियस जो कि उस सील को तोड़ने लगा होता है, लेकिन ये झटके उस ड्रैगन आयरस को भी महसूस हो रहे होते हैं। वह कहते हैं लगता है हमारे पास काफ़ी कम टाइम बचा है, इसलिए वापस जब जा रहा होता है तो कहता है अभी के लिए मैं जॉडियस को रोकूंगा, लेकिन तुम दोनों जाओ, मेरा जो वेपन है उस वेपन को लेकर मेरे पास में आओ, जिससे कि मैं उससे फाइट करूंगा, तब तक उसको रोकने की ट्राई करूंगा। इस बात पर दोनों गर्ल्स होते हैं तो मान जाती हैं, और वह भी यहाँ पर अपनी स्वाड को और इंचांटेड करने लगता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर उस साथ फाइट कर सके। लेकिन नेक्स्ट दोनों गर्ल्स होती हैं वह रॉयल कैपिटल आ चुकी होती हैं, जहाँ पर कि वह किंग के पास गई होती हैं। इधर दिखाया जाता है जॉडियस जो आज़ाद हो चुका होता है और स्पेस को भी चीरते हुए बाहर सामने आ जाता है मैथियस के। लेकिन मैथियस होता है जो उसको तुरंत अटैक कर देता है, लेकिन वह अटैक कुछ भी नहीं कर पाया होता है डीमन लॉर्ड के सामने, एक स्क्रैच भी नहीं होता है। वह कहता सच में तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे सामने आकर क्या ही कर सकती हो, लेकिन मैथ्यूज वह तो बस थोड़ा सा टाइम बाय करने की ट्राई कर रहा होता है जिससे कि वह स्वाड लेकर दोनों का उसके पास में आ सके। लेकिन उस डीमन लॉर्ड के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि उसके चिट चैट में टाइम स्पेंड करे और इस तरह से टाइम को बर्बाद करे, इसलिए अटैक करने लगता है पहले आयरस की तरफ जिससे उसको खत्म कर सके। उसे टुकड़ों होने से बचाने के लिए तुरंत एक अपना डिफेंस मैजिक यूज करने लगता है, लेकिन वह मैजिक तुरंत ही ड्रैगन के अटैक द्वारा खत्म हो जाता है और जाकर फिर भी हिट होता है इसके लिए। नेक्स्ट दिखाया जाता है दोनों गर्ल्स आई होते हैं किंग के पास में, उनसे ट्रीजरी में जाने की परमिशन मांगती है, इमरजेंसी है, मैं भी परमिशन दे देता है। इधर दिखाया था मैथी जो भी अटैक्स आ रहे होते हैं डीमन लॉर्ड की तरफ से उन सबको ब्लॉक करने की ट्राई कर रहा होता है, काफी इंजर्ड हो जाता है और सोच रहा होता है कि खुद को भी सेक्रीफाइस कर देना चाहिए इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट दिखाया था गर्ल्स ट्रीजरी के अंदर कुछ तो ढूंढ रही होती हैं, उन्हें नहीं पता आखिर वह क्या ढूंढ रही है, कुछ तो ढूंढ रही है, उन्हें नहीं पता होता है वेपन किस तरह का है, लेकिन फिर भी इस तरह से ढूंढती जा रही होती है। लेकिन लूरी को महसूस होता है कि एक ब्लैक बॉक्स के अंदर से काफ़ी हद तक मैथ्यूज की मैजिक की तरह ही प्रेजेंस महसूस हो रही होती है। जब उसको खोल के देखते हैं तो उसके अंदर एक डायमंड स्वार्ड होती है, जिस देखकर समझ जाते हैं यही वह वेपन है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। इधर दिखाया था वह डीमन लॉर्ड होता है, वह जो भी डीमंस मरे थे उस पैलेस के अंदर यानी किंगडम में उन सभी को वह जीवित करा देता है जिस दोनों का उसको ब्लॉक किया जा सके। उसके सामने आकर ब्लॉक करने लगता है, लेकिन
आलमा उसको तुरंत ही डेट कर देती है। तो एक और डीमन उनके सामने आ जाता है उनका रास्ता रोकने के लिए, और फिर डीमन कह रहा होता है अभी यदि तुम यहाँ से आगे बढ़ने की ट्राई करोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स को ही मैं तबाह कर दूंगा। अब तुम्हारे पास में एक चॉइस, अगर वह क्या करना चाहेंगी। इधर मैथ्यूज को भी पता चल जाता है कि वह डीमन लॉर्ड है, वह कुछ ट्रिक यूज कर रहा है जो भी बॉडी जो उनको कंट्रोल करके, जिससे कि लूरी और आलमा के लिए खतरा पहुंचा सके। लेकिन तो उसके पास आकर पहुंचता आखिर वह क्या करना चाहता है, लोगों को बचाएगा या फिर खुद को। लेकिन जैसे ही वह अटैक करने लगता है तो डिफेंस करने के लिए पूरी अकेडमी के लिए वह मैजिक यूज करता है, खुद को हट कर लेता है। इस बात पर हंसने लगा होता है। इधर दोनों गर्ल्स होती हैं, वह तुरंत खुद को सरेंडर कर देती हैं उन दोनों इनोसेंट स्टूडेंट को बचाने के लिए। लेकिन इधर मैथ्यूज के पास में अब कोई भी रास्ता नहीं बचा होता है, वह सारी अकेडमी को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है और खुद के लिए भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे अपनी लाइफ एनर्जी को यूज करेगा और जो कि रेनकार्नेशन मैजिक यूज करने जा रहा होता है, जिसे खुद को दोबारा रेनकार्नेट भी कर पाएगा इसके साथ में। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये रेनकार्नेट हो जाएगा तो ये डीमन लॉर्ड पहले ही सबको तबाह कर देगा, तो कोई ह्यूमन भी बचेगा जो कि इसको दोबारा से क्षण भी दे सके। नेक्स्ट इधर बाकी सारे लोग भी आ चुके होते हैं उस डीमन के साथ में अटैक करने के लिए, जिससे कि दोनों गर्ल्स वहां से जा सके मैथ्यूज का साथ देने के लिए। नेक्स्ट इधर दिखाया था मैथ्यू जो फाइट कर रहा होता है अपनी लाइफ एनर्जी को यूज करके उस डीमन लॉर्ड के साथ में, और कहता है कि उन दोनों गर्ल्स पर उसे बहुत भरोसा है कि वह जरूर ही वापस आने वाली है, इसलिए बस उसको थोड़ा सा टाइम बाय करने की जरूरत है जब तक वह दोनों गर्ल्स नहीं आती हैं। लेकिन इधर जो आयरिस होती है वह भी एक अपना पावरफुल ड्रैगन ब्रीथ को यूज करने लगी होती है। उससे पहले डीमन लॉर्ड होता है उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि तुरंत ही वह अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं और नीचे जाकर क्रैश हुई होती है। इधर दिखाता है लूरी और आलमा भी जा रही होती है, लेकिन वह देखते हैं मैथ्यू अकेला ही वहाँ पर फाइट कर रहा होता है, इसीलिए वह तुरंत ही उसको स्वार्ड को मैजिक के साथ में फ्यूज करके फेंक देती है। मैथ्यू तुरंत उसको पकड़ लेता है और स्माइल करता है, लेकिन डीमन लॉर्ड पीछे से जाकर उसको स्वार्ड उसकी चेस्ट में घुसेड़ देता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती कर जाता है, जैसा कि हर एक विलन करता है, वो उसको पूरी तरह से नहीं मारता बल्कि वह तो उसको अभी भी हंसने वाला होता है और इसीलिए उसको वहीं पर छोड़ देता है मरने के लिए। सारे जो लोग होते हैं इस तरह से उसको गिरते हुए देख रहे होते हैं, और हाँ एक एनिमी का मेन कैरेक्टर होने के नाते फिर से वह दोबारा से पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जो कि उसकी जो पावरफुल स्वार्ड होती है वह एक मोस्ट पावरफुल ट्रीजर में से एक होती है, इसीलिए वो उसको दोबारा से उसकी उस स्थिति में वापस ले आती जिस स्थिति में अभी थोड़ी देर पहले था, यानी फुल्ली बिल्कुल हील्ड हो जाता है। वह कहते हैं ये स्वार्ड है वह किसी की भी लाइफ फॉर्म को तो ले सकती है, लेकिन वो उसको दोबारा से उस स्टेज में ला सकती है जिस स्टेज में पहले था, यानी पूरी तरह से उसको जीवित भी कर सकती है। इसीलिए अब उसके अंदर जो माना फ्लो हो रहा है स्वार्ड के जैसे वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर चुका होता है और जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई होती है कि वह जॉर्डियस को भी पीछे छोड़ रहा होता है। लेकिन इस बात पर जॉर्डियस बिलीव नहीं कर रहा होता है, दोनों लोग अटैक करना स्टार्ट कर चुकी होती हैं। जॉर्डियस कहता है मुझे पता है उस स्वार्ड की पावर के साथ तुम ज़्यादा नहीं टिक पाओगे, बस थोड़े देर टाइम ही बस रुक पा रहे हो। तो मैथ्यूज कहता है जिस तरह से तुमने उन मरी हुए डिमंस के ऊपर रिसरेक्ट मैजिक को यूज किया था, उस टेक्निक को यूज किया था, उस टेक्निक को वह भी अपनी बॉडी के ऊपर यूज कर सकता है, उसको जानता है कैसे यूज की जाती है। इस बात पर डीमन और जॉर्डियस बिल्कुल ही भरोसा नहीं करता, शॉक जाता है कि इस तरह का बंदा उस तरह की इंपॉर्टेंट टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है, और वह पूछता है कि वह है कौन। इस बात पर मैथ्यूज कहता है कि वह कोई ऐसा है जो कि इस फेलियर क्वेस्ट के साथ में मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मजिशियन है, उसके आंसर को वह नहीं देता है, जिसके बाद वह अटैक कर देता है तुरंत उसके ऊपर ही, और वह वहीं पर धीरे धीरे करके गायब होने लगा होता है। इस बात पर डीमन लॉर्ड कहता है कि मेरे जैसे काफी सारे और भी स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन आने वाले हैं, इसीलिए कोई ना कोई तो आकर इस वर्ल्ड को तबाही कर देगा। लेकिन वह वापस नीचे आ जाता है तो लूरी तुरंत उसको जाकर हक कर लेती है, लाइक वो उसका फ्यूचर हस्बैंड है ना। लेकिन वह उसके साथ में एक मूवमेंट बन ही रहा होता है, उससे पहले वहाँ पर आ जाता है एडवर्ड और बाकी सारे लोग आकर इस मूवमेंट को क्रश कर देते हैं। जिसके बाद वह कहता है जो भी उसने ये दवाई मचाई अभी फाइट के दौरान उस सबको वह ठीक करने में हेल्प करेगा, लेकिन उससे पहले वो उसको स्वार्ड लेता है और कहता है इसको डिस्पोजल करना ठीक है। उसके साथ एक अटैक करता है और उस स्वार्ड को खत्म कर देता है, बिकॉज वह वन टाइम मैजिक यूज वाली स्वार्ड होती है। नेक्स्ट किंग के पास में आए होते हैं तो काफ़ी शाबाशी देती है और काफ़ी तारीफ करते हैं उन लोगों की, इस तरह से उस डीमन को हराने के लिए इसे इनाम में वे तुरंत ही मैथ्यूज के लिए भाई होली स्वार्ड देने के लिए कहते हैं, जो कि पहले से मैथ्यूज ने डिस्ट्रॉय कर दी होती है, जिसके बारे में किंग को नहीं पता होता है। नेक्स्ट उन सभी लोगों से कहते हैं तुम जो भी चाहो ट्रीजर के अंदर ले सकती हो, तुम्हारे मन की चीज़ है। इस बात पर आलमा कहते हैं उसको तो बस मनी चाहिए, मनी मनी और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट जाने के बाद टीवी में देखता है तो वहाँ पर एक एडमिरल टाई एरो मिलता है, जिसको सोचता है एल्मा के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन उसको जो बो होता है वह क्रैब में बेच दिया होता है, इसलिए वहाँ पर शॉप पर जाते हैं जहाँ से पता चलता है कि उसको मेटल में कन्वर्ट करके एक शॉप में भेज दिया है। उन सारी कीप्स को वह खरीद लेता है जिससे एडमिरल टाई को उससे प्यूरीफाई कर सके और आगे चल के शायद वह उस वेपन को बना ही पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो आयरस एक क्रिस्टल को देखकर काफ़ी यदि खुश होती तो उसको बाय करके दे देता है। उन सभी लोगों को वह गिफ्ट बाय करके दे देता है जिसको जो चाहिए होता है, केवल एक को छोड़कर। तो इस बात पर आलमा कहती है मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ उसे ज्वेलरीज वगैरह देनी चाहिए गिफ्ट में।
लेकिन मैं तभी जाता है और एक जगह से एक क्रिस्टल को बाय कर लेता है जो कि सीक्रेटली बाय किया होता है। लेकिन तभी हेडमास्टर एडवर्ड होते हैं उन सभी लोगों को समन करते हैं और कहते हैं कि रॉयल फैमिली द्वारा एक इमरजेंसी मीटिंग पर सभी लोग को बुलाया गया है, जहाँ पर एक बंदा दिखा रहा होता है जो कि एक वुडन पपेट होता है, जिसके बारे में बताता है कि पास की जो नेवर कंट्री है उसके अंदर करीब 300 से ज़्यादा देखे गए हैं और जो कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी एक तबाही का कारण बन रहे हैं, इसलिए हमें नहीं पता कि ये क्या है। इस बात पर तुरंत ही मैथ्यू कहता है ठीक है मैं चेक करता हूँ। जिस चेक करने में पता चलता है कि सारे के सारे ह्यूमन एनर्जी पर ही बेस्ड हैं, उनसे ही रन कर रहे हैं। इससे उसे लगता है कि शायद इन सब के पीछे भी एक डीमन का ही हाथ हो सकता है और जो कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। और जो पास की कंट्री है उसके अंदर शायद वे पहले से ही अपना कदम रख चुके हैं जिससे कि उसको कंट्रोल कर सकें, लेकिन इसीलिए इस मिशन को भी अपने हाथ में ले लेता है वहाँ पर उस कंट्री में जाने के लिए। नेक्स्ट रात में दिखाया जाता है लूरिका, जिसको उसने बुलाया होता है सीक्रेटली एक प्राइवेट मीटिंग के लिए, लेकिन उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है पहले पे कुछ कहने से या करने से पहले। लेकिन उसको किस करने के बजाय जस्ट उसको एक पेंडेंट पहना देता है। लेकिन जब अगर उसको देखती है तो काफ़ी खुश होती है कि वो उसको हमेशा ही उसको पहन के रखेगी और हमेशा उसको अपने साथ में रखेगी। इससे वह काफ़ी खुश होता है। नेक्स्ट बिलो निकल पड़ते हैं सियल एम्पायर की तरफ जिससे कि अपने न्यू मिशन को कंटिन्यू कर सकें। इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और यदि इसके सीजन 2 भी चाहिए तो जस्ट वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में करके जरूर बता देना। लेकिन यदि वीडियो अच्छी लग रही है और भी वीडियो ऐसी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास में वह नोटिफिकेशन पहुंच जाए जिससे आप उसको देख पाए।